बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी वार्म वेलकम। यू आर वाचिंग गुड मॉर्निंग पब्लिक विद मी और आप सब मुझे कहते हैं सुहाब सर। एक नया दिन, नई सोच और नई सुबह और मेरे साथ आपको पता है कि टेलीविजन स्क्रीन पर आपके साथ होते हैं इस्लामाबाद से अमीत सिंह। तो फौरी तौर पर आज हम लाहौर से पहले इस्लामाबाद चलते हैं और जानते हैं कि 1 नवंबर उनका कैसा गुजरा। नवंबर को वार्म वेलकम इस्लामाबादियों ने कैसे किया। अस्सलाम वालेकुम अमीत पाशी, कैसे हैं आप? गुड मॉर्निंग फ्रॉम लाहौर स्टूडियो। जी वालेकुम सलाम, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग। आज तो वैसे अब पूरी की पूरी चीती लग रही हैं, ऐसे अंदाजा लगा लें, पूरी शेरनी लग रही हैं आप। सो बहरहाल आपकी बात दुरुस्त है कि सर्दियां आ गई हैं, लेकिन हाँ लग नहीं रही कि सर्दियां। दूसरा आज 2 नवंबर है, लेकिन उसके बावजूद भी हम देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं गर्मी है। लेकिन हरमीत आप भी बहुत खूबसूरत लग रहे हैं, सो ब्यूटीफुल, सो एलिगेंट, जस्ट लुकिंग लाइक अ वाओ। क्योंकि मुझे लगता है ये ट्रेंड आपको हर जगह फॉलो करना चाहिए। लेकिन आपकी दस्तार, उसका कलर बहुत अच्छा लग रहा है। जिसमें वायरल कंटेंट की हम बात कर रहे हैं तो ऑब्वियसली अगर हम अपनी डेली लाइफ में देखें, डेली रूटीन में देखें, तो आपको इस बात का अंदाजा है कि कोई चीज़ वायरल होती है तो जंगल में आग की तरह फैल जाती है। क्या सेलिब्रिटीज़ हो, क्या एक आम ले मैन हो, आपके सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, ब्लॉगर्स, आपके सब लोग उसकी मिमिक्री करते हैं, उसकी कॉपी करते हैं और उसके बाद फिर इंजॉय करते हैं। हाँ, लेकिन सोशल मीडिया का ज़माना है, ये तो होगा, ऐसे कामों में ऐसा तो होता है। खैर, लेकिन अगर आपको इतनी स्ट्रेसफुल माहौल में कुछ चीज़ें इंजॉय करने के लिए मिल जाए तो आपको इसको इंजॉय करना चाहिए, बिला वजह उस पर तनकीद करके आपको ये नहीं कहना चाहिए कि एक चीज़ वायरल होती है सब उस ट्रेंड के पीछे चले जाते हैं। लेकिन ट्रेंड को मेरे ख्याल से ज़्यादा तो बहुत भी अगर हम दूर तक जाएँ तो 1 महीने से ज़्यादा कैरी कर नहीं सकते, फिर एक नई चीज़ आ जाती है जो कि वायरल हो जाती है। लेकिन ये चीज़ें जो हैं हरमीत, वो आपको एंटरटेन ज़रूर करती हैं। तो आपने अपनी ज़िंदगी में कोई ना कोई फैक्टर ऐसा ज़रूर रखना है जो कि आपको एंटरटेन करता रहे। छोटी खुशी छोटी चीज़ से या बड़ी चीज़ से मिल जाए, आपको फौरी तौर पर उसको ग्रैब कर लेना चाहिए। बस इसी थॉट के साथ हम आज के प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं गुड मॉर्निंग पब्लिक के प्लेटफॉर्म से। आपको पता है कि कुछ ऐसे इशूज़ जो कि सोशल इशूज़ होते हैं, इंटरनेशनल लेवल पर कहाँ पर क्या हो रहा है, मुल्क की सियासत में कहाँ पर इस वक्त आप देख रहे हैं कि गहमा गहमी ज़्यादा दिखाई दे रही है। इंतखाबात कब होंगे, कैसे होंगे, कहाँ होंगे और सियासी जमातें क्या कर रही हैं। इसके अलावा ऐसी कौन सी फाउंडेशन हैं जो बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रही हैं, बड़ा अच्छा काम कर रही हैं, और ऐसी वो तमाम खबरें जो वायरल हो जाती हैं और जो ट्रेंड बना देती हैं, उसको आज के प्रोग्राम में हम शामिल करते हैं और आगे भी करते रहेंगे। सो टॉप स्टोरीज की बात कर लेते हैं गुड मॉर्निंग पब्लिक के प्लेटफॉर्म से। आपको पता है कि टॉप स्टोरीज ऑफ गुड मॉर्निंग पब्लिक यानी 2 घंटे का रन डाउन, जिसमें हमारी क्या क्या ऐसी स्टोरीज होंगी जो कि हम आपसे डिटेल में शेयर करेंगे। कौन सा ऐसा सेगमेंट होगा जो कि आपकी अवेयरनेस के लिए होगा, आपसे पहले वो शेयर कर लेते हैं। प्रोग्राम के आगाज़ में आपको पता है सबसे पहले हम आपको देते हैं आज का डोज। सो आज का डोज आपको देंगे जिसे हम कहते हैं डेली डोज। प्रोग्राम में आगे बढ़ेंगे तो हम बात करेंगे मुल्क की सियासी सूरत हाल की, जिसमें अगर हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बात करें तो इस वक्त उनकी स्ट्रैटेजी इंतखाबात को लेकर क्लियर हो चुकी है। उनका कहना ये कि 100 से ज़ायद सीटें हम लेंगे, उसके लिए क्या स्ट्रैटेजी होगी, और अगर सियासी रहनुमा और क़यादत की बात की जाए तो उन्हें क्या क्या टास्क सौंपे गए हैं, इस पर आज के प्रोग्राम में हम पॉलिटिकल सेगमेंट में डिटेल में बात करेंगे। प्रोग्राम में आगे बढ़ेंगे और ऐसी फाउंडेशन आपको बताएंगे जहाँ पर नौमौलूद बच्चों से लेके 100 साल की उम्र तक के लोग, उम्र रसीदा लोग भी इस वक्त जो है ज़ेर कफ़ालत हैं और उन्हें किस तरह से रखा जा रहा है। उम्मत फाउंडेशन कहाँ पे एग्जिस्ट करती है, क्या काम करती है, वहाँ पर मौजूद हरमीत जब हम ओल्ड एज होम की बात करते हैं तो वो अपनी ज़िंदगी किस तरह से गुजारते हैं, ये बताना और इस तरह की फाउंडेशन को अप्रिशिएट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये भी आज के प्रोग्राम का हिस्सा होगा। आगे बढ़ेंगे और आपको पता है कुछ ऐसे पैकेजेस जो हमारे होते हैं जिसमें हम मुख्तलिफ अपने सूबों की सकाफत को दिखाते हैं और बताते हैं, वो भी आज के प्रोग्राम का हिस्सा होगा। और गज़ा की बात हमेशा करते हैं और करते रहेंगे और करनी भी चाहिए हर प्लेटफॉर्म से, हर मुल्क से, खा वो मुस्लिम मुल्क है या नहीं है। लेकिन हरमीत, अब हम जो पेश कदमी देख रहे हैं इसराइल की गज़ा की जानिब, असलहे से लेस जो फ़ौजी है इस वक्त इसराइल के, वो पेशकदमी कर रहे हैं, लेकिन हमास की जानिब से जो हमले और मुज़ामत का सामना उन्हें करना पड़ रहा है उसकी वजह से इसराइल की दिफाई फोर्सेस का ये कहना है कि अब तक जो है वो 15 से ज़ायद इसराइली फ़ौजी हलाक हो चुके हैं। लेकिन इस वक्त जो बमबारी इसराइल की जानिब से की जा रही है, जो कि इस वक्त पनाह गज़ीन के खेमे कहें या उनके कैंप्स कहें, वहाँ पर जो हमले किए गए, वहाँ पर मौजूद एनी शाहिदीन का मुख्तलिफ इंटरनेशनल चैनल्स को ये इंटरव्यू देते हुए कहना था कि इस वक्त 3 मिनट पहले जो है बच्चे यहाँ पर खेल कूद कर रहे थे और आज वो बच्चे दूसरे बच्चों की लाशें उठाए इर्द गिर्द घूम रहे हैं और ये सूरत हाल जो है हरमीत वो ख़राब से ख़राब तर होती जा रही है। बात आपकी दुरुस्त है सुहा। अगर हम देखें बहुत ऐसी सूरत हाल है कि वहाँ पे एक तो इसमें भी कोई शक नहीं कि कल बड़ा अहम दिन है और कल जो हिजबुल्लाह के कमांडर हैं उनका ऐलान बड़ा अहम है। उनका जो खिताब है, आपको याद है 2006 में जब उन्होंने खिताब किया था तो ओबामा की एक वीडियो बल्कि एक तस्वीर वायरल हुई थी जिसको खड़े होकर वो उस खिताब को सुन रहे थे। तो कोशिशें की जा रही कि वो खिताब किस न किस तरीके से रोक लिया जाए और फिर हम देख रहे हैं कि जो सूरत हाल है इस वक्त, इसमें कोई शक नहीं कि चाहे वो लेबनान हो,
दीगर ममालिक जिस तरह हम देख रहे हैं कि वो तीनों तरफ से इस वक्त बॉर्डर पे ज़मीनी जंग जो है उसमें कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि हमास उनको मुसलसल पसपा कर रही है और इस वक्त हलाकतों की तादाद इंतहाई ज़्यादा हो चुकी है इसराइली फ़ौज की, क्योंकि उनको ज़्यादा कंसर्न है अपने फ़ौज पर, अपने लोगों पर। तो इस वक्त एक तो आपको पता है कि जितने भी यहूदी होते हैं, जीविश जितने भी होते हैं, एक तो उनकी तादाद इतनी कम है, फिर किसी और का दाखिला भी ममनू है उनके रिलीजन में। तो ऐसे में उनको ज़्यादा फिक्र भी लाक है और हम देख रहे हैं कि ज़मीनी हकायक ये हैं कि इस वक्त जो जो तस्वीर हमारे सामने आ रही है, और कल आपने देखा कि लेबनान की जानिब से जो मुख्तलिफ मिज़ाइल फायर किए गए हैं उसकी वीडियोज़ भी आ चुकी हैं और वो भी कैपिटल पे उन्होंने फायर किए हैं। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं कि कहीं ना कहीं अंदर की जो खबरें हमारे पास आ रही हैं तो उससे अंदाजा ये हो रहा है कि चीखें जो है, कल आपने पार्लियामेंट में जो इजलास हुआ इजराइल का, वहां पे रोते हुए लोगों की तस्वीरें हमने देखी। और इसी तरह इसमें कोई शक नहीं कि इंटरनेशनल जितनी भी अखबारें हैं वो भी यही लिखते आ रहे हैं कि इजराइल को जमीनी और हमें इस चीज को अप्रिशिएट भी करना चाहिए कि लोग, चाहे फ्रांस का एक मेन शारा हो या बर्लिन की कोई एक स्ट्रीट हो, लोग बड़ी तादाद में बाहर निकल रहे हैं और अपनी आवाज़ उठा रहे हैं। ज्यूइश कम्युनिटी की अगर हम बात करें तो वो खुद भी बजाते इस चीज़ को कंडेम कर रहे हैं और बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं और मुजाहरे कर रहे हैं। तो इस चीज़ को अप्रिशिएट करना चाहिए। लेकिन हम डिटेल में सेगमेंट के तौर पर इसको प्रोग्राम में शामिल करेंगे, आगे बढ़ेंगे। और ऐसे कुछ पैकेजेस हैं जो कि हमारी सकाफत को दिखाते हैं, जैसे मैं पहले जिक्र करी थी, सिंध की हो, बलोचिस्तान की हो, केपीके की हो, या अगर हम पंजाब की सकाफत की बात करें तो ऐसे कौन सी सकाफत हम आपको आज दिखाएंगे, ये हमने टू बी कंटिन्यूड रखा हुआ है। तो ये आज के रनडाउन में शामिल करेंगे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मैं हमेशा कहती हूँ, जहां मुझे मौका मिलता है मैं बात कोट कर देती हूँ, ओनली यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर योर ऑन हैप्पीनेस। आपको अपनी खुशी के लिए किसी पर रिलाई नहीं करना चाहिए, जो कि हम करते हैं। और ये कॉमन मिस्टेक है जो कि हमारी आम जिंदगी में हमें लगता है कि हम रिलाई करते हैं और दूसरे ही हमें खुश कर सकते हैं, लेकिन खुद को खुश कैसे रखना है। आप खुश रहेंगे तो ही दूसरों को खुश रख सकते हैं। तो ये जो खुशी है ना, इसको आज तलाश करने की हम एक कोशिश करेंगे अपने प्रोग्राम में और इसको बाकायदा साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से हम डिस्कस करेंगे। सो खुश कैसे रहना है, आज हम आपको छोटी छोटी अच्छी अच्छी हरमीत पाजी से भी टिप्स लेंगे और कुछ टिप्स मैं आपको दूंगी और कुछ टिप्स जो है हमारे साइकोलॉजिस्ट जो हमारे साथ मौजूद होंगे, एक्सपर्ट्स, उनसे हम लेंगे। सो वी आर डन विद आवर टॉप स्टोरीज फॉर टुडे। हम आगे बढ़ते हैं क्विकली। और हमने, आपको पता है, पहले सबसे हमने डेली डोज में जाने से पहले एक अच्छी खबर आपको देनी है। क्रिकेट के मैदान से एक के बाद एक बुरी खबरें आ रही थी, कोई बात नहीं, जमाना चलता रहता है, कभी एक के बाद एक अच्छी खबर आती है, एक के बाद एक रिकॉर्ड बनता है, फिर कभी एक के बाद एक बुरी खबर आती है। लेकिन क्रिकेट शायकीन जो है कभी मायूस हो जाते हैं, कभी बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं। अब शाहीन शाह अफरीदी जो है उनके फैंस के लिए एक अच्छी खबर है। कल ही खबर मौसूल हुई और मैं इस खबर से यकीनन खुश थी कि अगर आईसीसी की रैंकिंग की बात करें तो इसमें कोई दो राय नहीं कि बाबर आजम ने रैंकिंग बैटिंग में जो है वो अपने साथ रखी और जोड़े रखा उनको अपने साथ। लेकिन अब शाहीन शाह अफरीदी जो है वनडे बॉलिंग रैंकिंग में पहले नंबर पर आ गए हैं। दूसरे नंबर पर ऑस्ट्रेलिया और तीसरे नंबर पर आपको पता है भारत है। लेकिन भारत के साथ अगर हम बात करें तो यकीनन वहां पर भी एक आप कहे रोब, दबदबा, एक प्रेशर जो शाहीन शाह अफरीदी का है वो हमें उनके सोशल मीडिया पे, खासतौर पर यूट्यूबर्स पर बड़ा नजर आता है, बड़ा डिस्कस किया जाता है। लेकिन आईसीसी की रैंकिंग की जो जारी हुई है इसके ओडीआई में अब वो नंबर 1 बॉलर करार पाए हैं। इसमें कोई शक नहीं है सोहा कि जिस तरह उन्होंने बॉलिंग की और जिस तरह उन्होंने शुरुआत की और बड़े कम अरसे में अपना एक नाम बनाया। फिर अगर हम इस वर्ल्ड कप की बात करें तो अभी भी उस तरह वो, क्योंकि मुसलसल हम ये गिला शिकवा करते रहे पीसीबी से कि जो खिलाड़ी सीनियर हैं, यानी सीनियर या कहीं कहीं ना कहीं वो मुश्किल में डाल सकते हैं किसी और टीम को, तो उनको इसी तरह मुसलसल नहीं खिलाना चाहिए। हमने देखा कि शाहीन उसी तरह फिट भी नहीं थे, लेकिन उसके बावजूद ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि इन हालात में भी कहीं ना कहीं अपने आप को नंबर 1 की दौड़ में और वहाँ नंबर 1 तक पहुँच जाना, ये बहुत बड़ी बात है। हालांकि हमने देखा कि कहीं ना कहीं मायूसी है शायकीन क्रिकेट में, जिस तरह हमने परफॉर्मेंस उनकी देखी है तमाम तरह टीम की। लेकिन बहरहाल एक तरफ बाबर ने कहीं ना कहीं मायूस किया और हम ये देख रहे हैं कि जिस तरह वो स्पिन बॉलर का शिकार हो रहे हैं और मुसलसल हो रहे हैं। लेकिन शाहीन अफरीदी, आपने दुरुस्त बात की कि कहीं ना कहीं अगर नंबर 1 की पोजीशन पे पाकिस्तानी चला जाए तो खुशी तो होती है। लेकिन बहरहाल हम सब के लिए खुशी की बायस है ये खबर कि कहीं ना कहीं दुख की इस घड़ी में खुशी की खबर आपको मिल जाए, क्योंकि जाहिर बात है बड़े बड़े ख्यालात, बड़े बड़े ख्वाब हमने सजाए थे वर्ल्ड कप के साथ और बहुत सारे एक्साइटमेंट थी। लेकिन बहरहाल अब भी दुआएं हमारी टीम के साथ है कि अल्लाह ताला हमें ये कह देना चाहिए
कि चले हार जीत खेल का हिस्सा होता है। ये रैंकिंग की जो नंबर्स है ये ऊपर नीचे होते रहते हैं। सक्सेसफुल होना या कामयाबी समेट लेना इज़ नॉट एन, उसको सस्टेन रखना टारगेट होना चाहिए हमारा, और यही जो है वो हम कहते रहते हैं और यही हम चाहते भी हैं अपनी क्रिकेट टीम से। सो आगे बढ़ते हैं, डेली डोज को प्रोग्राम में शामिल कर लेते हैं। सो लेट्स टॉक अबाउट डेली डोज ऑफ गुड मॉर्निंग पब्लिक। तो आज का थर्सडे का जो डोज है हमने कोशिश की है कि आपको हैवी डोज ही दें। तो पहली खबर हम आपको देंगे, अगर हम बात कर रहे हैं शाहीन शाह अफरीदी की तो हम कैसे भूल सकते हैं बाबर आजम को। अगर हम बाबर आजम की बात करें तो आपको पता है बैटिंग में भी उनकी नंबर 1 रैंकिंग जो है वो पॉइंट्स पर बरकरार है, लेकिन अब ये पॉइंट्स जो है मुसलसल गिरावट का शिकार भी हो रहे हैं। तो ये पोजीशन जो है वो थोड़ी आगे पीछे हो सकती है, लेकिन चले हम प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। उनको कहते हैं कि इसको कोशिश करें कि मेंटेन कर सके। अब हम आपको बताएंगे, अगर डेली डोज की हम बात करें तो आज टेक्नोलॉजी की जब हम बात करते हैं तो हमारे पूरे डोज में ना एक खबर ऐसी ज़रूर होती है जो आपको बताती है कि दुनिया कहाँ ट्रैवल कर रही है, किस जानिब जा रही है, किस डायरेक्शन में जा रही है। अब आपको ब्रेसलेट फ़ोन अगर मैं कहूँ तो मेरे ख्याल से गलत नहीं होगा, हाथ पर पहनने जाने वाला दुनिया का पहला स्मार्टफोन जो है वो मुतारिफ़ करा दिया है लड़कियों के लिए। मेरे ख्याल से अरमीत बाजी ये बेस्टेस्ट ऑप्शन है। अगर हम फ़ोन्स की बात करें तो आपको पता है कि बहुत सारी ऐसी वॉचेस जो कि फ़ोन के साथ कनेक्ट हो जाती हैं, फैशन के तौर पर लड़के भी और लड़कियाँ भी बड़े शौक से वो वॉचेस पहनती हैं। लेकिन अगर हम बात करें ना फ़ोन की तो क्या ये आप वॉच पहनी है, चले आप फ़ोन ही हाथ पे पहन लें। खैर ये अगर इतना फ्लेक्सिबल, इतना जो है वो डिज़ाइन इस तरह से किया गया है इस फ़ोन को कि आप इसको स्ट्रेट एज अ फ़ोन भी यूज़ कर सकते हैं, और अगर ज़्यादा आपने इसको कैरी करना है मकनातीसी जो इसके अंदर इंटेंसिटी है उसकी वजह से ये आपके रिस्ट के जो है इर्द गिर्द फोल्ड हो जाता है, मतलब ब्रेसलेट काइंड ऑफ लुक इसकी आ जाती है। देखिए बहुत सारी चीज़ें टेक्नोलॉजी की अगर हम बात करते हैं, एक वक्त था कि खतूत का इंतज़ार होता था, ख़त आता था और मोहल्ले में किसी शख्स को कोई टीचर के पास जो है लोग जाते थे और कहीं ना कहीं खत जो है पूरी स्टोरी की कहीं ना कहीं वो सुना देते थे। फिर टेलीफोन आया। टेलीफोन किस तरह होता था कि वायर्स होती थी और उस वायर से पहले एक्सचेंज को कॉल मिलाई जाती, वो एक्सचेंज आपके साथ कनेक्ट करता और पूरे के पूरे गांव में या एक पेड़ में 2 टेलीफोन से ज़्यादा नहीं हुआ करते थे, और कहीं ना कहीं आप बड़े मुश्किल से एक एक कर करके एक डिस्ट्रिक्ट से आप होते हुए आप जाते थे कराची की तरफ, इस तरह आपकी कॉल मिलती थी। फिर जब ये ख्याल आया कि कहीं ना कहीं एक चीज़ आएगी और वो वायरलेस होगी, यानी वायर के बगैर होगी, लोग कहते थे कि नहीं होगा ऐसे, लेकिन अब अंदाज़ा लगा लें कि कहीं ना कहीं आप अपने, मुझे याद है कि नया नया जब कंप्यूटर आया था तो हमारे एक गांव वाले कनाडा में थे और वो वहाँ से कॉल करते थे वीडियो के जरिए और बड़े हैरान होते थे कि हाय रब्बा ये तो खाना भी खा रहा है, दिखा भी रहा है। तो ये पहली बार ऐसा हुआ कि आप इंटरनेट के थ्रू अपने लोग को देख सकते हैं। तो अब ये अंदाज़ा आप लगा लें कि घड़ी तक ये मामला आ गया, कलाई तक ही आप मोबाइल को आप कर सकते हो, और आने वाले दौर में एक और टेक्नोलॉजी पर गौर किया जा रहा है कि फिर आपको किसी चीज़ के पहनने की ज़रूरत नहीं होगी, बल्कि आपकी चिप जो है आपकी कलाई पर होगी, किसको कॉल मिलानी है, तो फिर वही कुछ उस पर भी तैयारी हो रही है और अनकरीब वो भी हम इसी शो में डिस्कस करेंगे। ऑल दोस एरियाज जब मैं बात करूँ ना, अगर टेक्नोलॉजी की या फिर AI की, या मैं बात करूँ आपके एडवांस होने की, वेल इक्विप्ड होने की, तो मुझे लगता है कि हम वो जो इमेजिन करते थे ना बचपन में, सिर्फ मूवीज़ में देखते थे, अच्छा टेक्नोलॉजी इतनी आगे बढ़ जाएगी, अच्छा हवाई जहाज़ की जगह हवाई टैक्सीज चला करेंगी, अगर फ़ोन ऐसे होंगे, चिप ऐसी होगी, और बहुत सारी चीज़ें जो कि हम सिर्फ मूवीज़ में देखते थे, अब वो रियलिस्टिक अप्रोच तक पहुंच गई है। मतलब बहुत सारे साल हमने गुजार लिए और अब टेक्नोलॉजी जो है राइट लेफ्ट ऊपर नीचे हर जगह आपको दिखाई देती है। तो आप इसको एंजॉय करें और कोशिश करें भरपूर अंदाज में इसके साथ साथ चले, तभी आप आगे चल सकेंगे, वरना टेक्नोलॉजी से दूर रहेंगे तो पीछे रह जाएंगे। हम भी आगे बढ़ते हैं, हमने भी आगे बढ़ना है। आगे बढ़ के अगली खबर भी अगेन टेक्नोलॉजी बेस्ड ही है। हम बात कर रहे हैं हवाई टैक्सी की। चीन में अवामी खिदमात के लिए, या अब ये एयर कैब अगर इसे कहें, तो मेरे ख्याल से ये नाम बिल्कुल फिट है। अब हवाई टैक्सियाँ जो वहाँ मुतारिफ़ कराई गई हैं, इसमें एक वक्त में 2 अफराद सवार हो सकते हैं और कुछ एक स्पेसिफिक आपका वेट है जो कि आप साथ कैरी कर सकते हैं, और आपको पता है कि ज़्यादा दूर नहीं, लेकिन एक सिटी से दूसरी सिटी में जाने के लिए बआसानी ये हवाई टैक्सियाँ बुक कर सकते हैं। मतलब आप देखिए ना, वो जो हम बात करते थे घंटों का सफ़र मिनटों में और मिनटों का सेकंडों में, मतलब आपने ये ट्रैवल कर लिया है अब। तो ये वहाँ बाकायदा तौर पर चीन की जब हम बात करते हैं तो टेक्नोलॉजी की हम बात करते हैं, उनकी मुख्तलिफ इजादात की हम जब बात करते हैं तो हमें पता होता है कि एक से बढ़कर एक थॉट प्रोसेस चलता रहता है उनका। कोई एक एक करके ऐसी चीज़ें वो जो मुतारिफ़ करा रहे हैं जो कि इंसानी सोच को और अक़ल को दंग कर देती हैं।
तो ये जो है उसी में बात आपकी दुरुस्त है सोहा। अगर हम देखें एक तरफ तो जिस तरह हम ट्रैफिक देख रहे हैं, ट्रैफिक सिटी टू सिटी है, फिर सिटी के अंदर जिस किस्म की ट्रैफिक है, तो आपके लिए, अब हर शख्स के लिए, क्योंकि टाइम कम है, आपको जल्दी पहुंचना है, अपने काम निपटा के वापस आना है, तो इन सारी चीज़ों को मेरे ख्याल में आसान बनाने के लिए अब हम देख रहे हैं कि टेक्नोलॉजी का ज़बरदस्त किस्म का इस्तेमाल हो रहा है और इंसान की ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा हो रही हैं। हम देख रहे हैं कि सफ़र कहाँ से शुरू हुआ, घोड़ों से, ऊँटों से, हाथियों से, और कहीं ना कहीं आप हवाई टैक्सियों तक पहुंच चुका है। सो मेरे ख्याल में एक अच्छी टेक्नोलॉजी, चाइना हमारा दोस्त है, सो हम क्या कहते हैं कि हम भी कहीं ना कहीं जो ये मामला बड़े करीब से अनकरीब यहाँ पे भी ये टैक्सियाँ पहुंच जाएंगी और इसकी में उड़ान भरने के लिए हम भी जो है कहीं ना कहीं इसका सफर करेंगे। चलिए अच्छी बात है, फिर आप इस्लामाबाद से लाहौर एयर टैक्सी पे आएंगे, या चले कोई बात नहीं, लाहौर से मैं इस्लामाबाद आ जाऊंगी शो करने के लिए। खैर वी आर डन विद आवर डेली डोज। फॉर क्विक सी ब्रेक लेनी है, वापस आते हैं ब्रेक के बाद, आप हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। इसराइल की जारियत और जो क़यामत गज़ा में इस वक्त इसराइल की जानिब से बर्पा की गई है, मुसलसल उसमें इजाफा होता दिखाई दे रहा है। अगर इसराइल की पेशकदमी की बात की जाए तो गज़ा की जानिब वो बढ़ते चले जा रहे हैं, असलहे से लेस हैं, लेकिन इस सारी सूरत हाल में हमास की मुज़ामत जो है वो भी रास्ते में आ रही है। इसराइली दिफाई इदारे, दिफाई फ़ौज की जानिब से ये कहना है कि 15 इसराइली फ़ौजी जो है वो हलाक किए गए हैं हमास की रॉकेट हमले और जो कि मज़ामत उनकी जानिब से की जा रही है उस सूरत हाल में, और कई ऐसे इसराइली फ़ौजी हैं जो कि ज़ख्मी हैं। लेकिन अगर हमास की बात की जाए और अगर हम गज़ा की बात करें तो वहाँ पर सिविल कम्युनिटी और सिविल रजिस्ट्रेशन के मुताबिक इस वक्त नस्ल खुशी जो है वो अपने अरूज पर है। ऐसे 27 से ज़ायद ख़ानदान है जो कि सफ़ाई हस्ती से मिट चुके हैं। सिविल रजिस्ट्रेशन के मुख्तलिफ इदारों की अगर हम बात करें तो उनका कहना ये है कि उनकी तादाद 500 से ज़ायद बनती है। वो ख़ानदान जिनका कोई भी खून जो है वो इस पूरी दुनिया में मौजूद नहीं है, कोई बेटा, कोई बहन, कोई बाप, कोई दादा, कोई भी, वो पूरा ख़ानदान का ख़ानदान जो है वो सफ़ा हस्ती से मिट चुका है। ये जो सूरत हाल हरमीत इस वक्त वहाँ पर जारी और सारी, इस पर मुस्लिम कम्युनिटी को क्या अपना स्टांस लेना चाहिए, अक़वाम मुत्तहिदा की बात की जाए, वहाँ पर पेश की जाने वाली करारदादों की बात की जाए तो क्या स्टांस इस वक्त लेना चाहिए। अगर हम बात करें मुख्तलिफ लोगों की, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की अगर हम बात करें, बड़ी तादाद में ना सिर्फ मुस्लिम कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखने वाले लोग बल्कि जिश कम्युनिटी की भी अगर हम बात करें तो वहाँ पर भी, चाहे वो फ्रांस की मेन शारा हो, बर्लिन की कोई स्ट्रीट हो, लोग मुजाहरे करते हुए अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं। बायकॉट करने का ये सिलसिला भी जारी है, लेकिन अगेन हमारी आंखें आके रुक जाती हैं। हम मुंतज़िर हैं मुस्लिम कम्युनिटी और वो लोग जो कि ताकतवर या सुपर पावर्स की बात यही है सोहा कि मेरे ख्याल में ये जंग अब सिर्फ मुसलमानों की नहीं है, इंसानों की और मासूम इंसानों की, जिन पर जुल्म हो रहा है, जिनको कैदी बना दिया गया। और मैंने कल देखा कि 2 ऐसे ममालिक जो गैर मुस्लिम हैं और उन्होंने जो है इसराइल के साथ ताल्लुकात जो है ख़त्म कर दिए हैं और अपने एम्बेसडर को वापस बुला दिए। तो मेरे ख्याल में अब जो किस्म की सिचुएशन चल रही है उसमें मासूम बच्चों की जो तस्वीर आ रही है, वो जितनी भी तस्वीर हम देख रहे हैं तो यकीन दिल दहला देने वाली। और अपने दोस्त फरमाए कि इसमें मुस्लिम जो ममालिक हैं वो कहाँ खड़े हैं, ये बहुत बड़ा सवाल है। कम्युनिटी का किरदार है, इसी पर हम बात कर लेते हैं। इरफान भट्ट साहब हमारे साथ मौजूद है, थिंक टैंक राइटर क्लब यूके से इनका ताल्लुक है। इनको आज के प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम इरफान भट्ट साहब। जी वालेकुम अस्सलाम सर, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस फॉर गुड मॉर्निंग पब्लिक। सर, आप क्या समझते हैं कि गज़ा हमास जंग में जो इंटरनेशनल मुस्लिम कम्युनिटी है उसका क्या किरदार होना चाहिए और क्या किरदार जो है वो अदा किया जा रहा है? फर्स्ट ऑफ ऑल पहले तो मैं कहना चाहिए चाहूंगा कि मैं अपने जज्बात और एहसास जो है आप तक पहुंचाना चाहूंगा कि इस वक्त जो गजा में जो जुल्म, जो जबर, जो होलनाक, मैं समझता हूँ करबो बला की फजा कायम कर दी गई। उस हर इंसान जो इंसानी दिल रखता है, हर शख्स जो है जो इंसान रखता है वो अश्कबार है, उसकी आंखें नम है। अब आपने जैसे आपने बताया कि क्या किरदार अदा करना चाहिए, मैं समझता हूँ कि हर इंसान को अगर वो इंसानियत का दर्द रखता है थोड़ा सा भी, तो इस वक्त जो मनाजिर, जो जुल्म और जबर इजराइल एज ए दहशतगर्द मुल्क जो है वो ढा रहा है, उसकी मिसाल नहीं मिलती। हर घर में करबो बला की फजा कायम कर दी गई, लेकिन आहों और सिस्टियों को सुनने वाला कोई नहीं। मैं अपने अल्फाज जितने भी इकट्ठे कर लूं फिर भी मैं अपने एहसास जो है वो आप तक ना पहुंचा सकूंगा। हमें अपना किरदार हर इंसान को, मुस्लिम ये जंगी, ये तो इन्होंने जैसे बच्चों को यतीम कर दिया, सफे हस्ती से मिटा दिया। आपने फुटेज इंसान देख नहीं पाता
जो जुल्म और टेररिस्ट ये जो इजराइल कर रहा है। बट साहब अगर हम देखें जो जुल्म हो रहा है, जो ज्यादती हो रही है, एक तरफ तो ये तस्वीर है, माजरत के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि कल रात शकीरा ने रक्स किया, गाना गाया, रियाज में गाया और ढूंढके भी लगे, लेकिन दूसरी जानब हम देख रहे हैं कि 3000 से ज्यादा बच्चे जो है वो अपनी जान गंवा चुके हैं, इससे ज्यादा बच्चे जो है। सर इस वक्त जो है हसन नसरुल्लाह का इंतजार किया जा रहा है, जो हिजबुल्लाह के कमांडर है, और आपको मालूम है कि 2006 में जब उन्होंने खिताब किया था तो वो तस्वीर बड़ी वायरल थी, ओबामा ने खड़े होकर उनका खिताब सुना था। ये कल का खिताब कितना अहम हो सकता है, कितना टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है मशरिक वस्ता के लिए? सर ये हमास के लीडर की आप बात कर रहे हैं? मैं हिजबुल्लाह की बात कर रहा हूं सर, हसन नसरुल्लाह की बात कर रहा हूं। देखिए, वी नीड एक्शन यार। एक माह के लगभग हो गया ये आपने डांस की बात की, मुस्लिम उम्मा तो सोई पड़ी है। हमें गुफ्तार का गाजी नहीं बनना, किरदार का गाजी बनना है। आप अंदाजा करें, जहां न बिजली न पानी और ना ही गैस और ड्रोन हमलों के अलावा जमीनी बमबारी इस तरह की जा रही है जैसे मेरे पास अल्फाज नहीं है। तो ये हमें ये बयान बाजी से बाहर निकलना चाहिए और हमें एज ए उम्मा, एज ए मुस्लिम कम्युनिटी, एज ए इंसानियत के नाते अगर ये जंगल, अगर मैं कहता, फिर मैं दोबारा रिपीट करूंगा माय वर्ड्स, कि अगर इंसानियत है लोगों में तो हर एक को एक्शन लेना चाहिए। सर ह्यूमैनिटी की हम बात करें, सॉरी फॉर द इंटरप्शन, लेकिन ह्यूमैनिटी की, मोरालिटी की जब हम बात करते हैं, अगर हम सिर्फ बात करें यूनाइटेड नेशंस और अक़वाम मुत्तहिदा में पेश की जाने वाली करारदादें, जो ममालिक मुस्लिम हैं या जो ममालिक मुस्लिम नहीं हैं, जब वो वीटो कर देते हैं इस तरह की करारदादों को, आप क्या समझते हैं कि जो इंसानी हकूक़ की बात करने वाले बहुत सारे ऐसे इदारे, बहुत सारे ऐसे ममालिक हैं, तो आप क्या समझते हैं कि उनका किरदार खासतौर पर यहाँ पर क्या होना चाहिए? यूके के प्राइम मिनिस्टर की बात करें, यूके की इटसेल्फ बात करें, तो मुस्लिम कम्युनिटी या ओवरसीज़ पाकिस्तानी बड़ी तादाद में वहाँ बसते हैं, किस तरह से उनका रोल अदा होना चाहिए जो कि नहीं हो रहा? पहले तो मैं यूके के प्राइम मिनिस्टर को इसे शर्म आनी चाहिए। इसे जो देखें, इज माइट इज राइट। इन आपस में ये रशिया की, ये प्राइम मिनिस्टर यूके की बात की, इसने अब इसकी वाइफ ने, इसकी बीवी ने, इसने खुद इन्वेस्ट किया इजराइल के साथ, के कंपनी के साथ। तो इनके तो इंटरेस्ट एक है, ये कोई इंसानियत नामी, इनको तो जहां से बेनिफिट मिल रहा है वो उसकी की बात करेंगे। उसको इजराइल को ये इजराइल जैसे दहशतगर्द को ये सपोर्ट कर रहा है यहाँ का प्राइम मिनिस्टर, जो बड़े ही अफसोस की बात है, और सिर्फ इन्वेस्टमेंट की वजह से। और इनको किरदार इनका होना चाहिए, नहीं तो सो कॉल्ड ये जो बने हुए ह्यूमन राइट्स के चैंपियन। बट सब चलो मान लेते हैं ये तो गैर मुस्लिम है, चलो उनके अपने इंटरेस्ट है, लेकिन कहीं ना कहीं टर्की को निकाल लेते हैं, दीगर ऐसे ममालिक है जिनकी इन्वेस्टमेंट है इजराइल में और बेतहाशा है, थोड़ी नहीं है, और एक्सेप्टेंस के हवाले से आपको पता है कि बहुत जल्द अरब ममालिक बड़े करीब जा रहे थे इस हमले से पहले। तो आपको क्या लगता है कि इस वक्त गैर मुस्लिमों को साइड पे कर लेते हैं, मुसलमानों जो ममालिक हैं, जो तमाशाई इस वक्त बने हुए हैं, उनको क्या किरदार, एक ईरान के अलावा बाकियों को कैसे, कहां देखते हैं आप इस वक्त? मैं थोड़ा सा, मुझे टाइम दे ताकि पैगाम जब आधी बात जाती है तो ताकि ये मैं 5 बजे उठाऊं और थोड़ा सा कि मुस्लिम उम्मा को हिलाने के लिए, उसे जगाने के लिए कंप्लीट बात। ये मुसलमानों की या इसकी लड़ाई नहीं, ये तो इंसानियत के साथ लड़ाई है। आप तमाम, फर्स्ट ऑफ ऑल आई लाइक टू से कि तमाम जिसमें भी इंसानी दिल है वो इस पे जो है डेमोन्स्ट्रेशन करे। सेकेंडली, आपने बिल्कुल बात की, मुस्लिम उम्मा तो सोई हुई है। वी नीड एक्शंस, वी नीड, वो गुफ्तार का गाजी बन तो गया, किरदार का गाजी बन ना सका। डीड्स, हमें एक्शन चाहिए। ये जितने भी बयानबाजी कर रहे हैं, मुस्लिम उम्मा को शर्म आनी चाहिए। मुझे तो हैरत होती है, इन्हें नींद कैसे आती है, और इन्हें आपस में ये गजबनाक और दूसरों के साथ ये रहीम, क्या ये है मुसलमान? और ये इनको तो इस वक्त जो है ईरान भी और तड़िए लगाने के अलावा वो कुछ भी नहीं कर रहा। वो सिर्फ
जो है और सऊदी अरब की तरफ देख लें, टर्की की तरफ देख साहब लें। अगर हम देखें दो ममालिक ऐसे हैं, बुलाया और कोलंबिया, जो है उन्होंने सिफारती ताल्लुकात खत्म कर दिए हैं बगैर सोचे समझे, बगैर किसी से मशवरा किए हुए। लेकिन हम इसी सोच में, और ये दोनों ममालिक में वाज़ेह कर लूं कि ये मुसलमान नहीं है, तो ऐसे में आपको क्या लगता है कि कहीं ना कहीं यहां से थोड़ी बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ी बहुत शर्म लेनी चाहिए, हासिल करनी चाहिए? भाई ये हो सकता है तो क्यों शर्म नहीं? नाम का तो इस पे शर्म कोई गैरत खाए, कुछ इन्हें डिग्निटी का, इंसानी, जब इंसान जंगल का भी अगर कोई जानवर भी हो तो उसकी भी दिल में दिल है और शायद वो उसमें रहम आ जाता। इसमें इनको बायकॉट करना चाहिए। अब करना क्या है, सबक फिर पढ़ सदाकत का, अदालत का, शुजात का इनको तमाम इनकी मुसलमान कंट्री को इनके प्रोडक्ट्स, इजराइल के प्रोडक्ट्स जो है उनका बायकॉट करना चाहिए। और एक्शन, वंस अगेन मैं रिपीट कर रहा हूं कि यार एक माह गुजर गया, बच्चों का आप फुटेज देख नहीं सकते, जो जुल्म जो जबर ढाया जा रहा है कि खून की नदियां तमाम, ये गजा जो है वो खून के रंग से रंगा गया। लेकिन मैं समझता हूँ ये बेहिस दुनिया, मैं तो कहूंगा कि ये जंगल बन चुका है। इसमें तो आपको तकरीरें बंद करनी चाहिए और एक्शन लेना चाहिए। अच्छा इरफान साहब, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि एक्शंस की हमें ज़रूरत है बनिस्बत इसके कि हम सिर्फ ज़ुबानी कलामी मजम्मत करते रहे। आप क्या समझते हैं, बाइकॉट का आपने जिक्र किया, हैशटैग ऐसे बहुत सारे ब्रांड्स हैं, वी आर नॉट अलाउड टू अनाउंस द नेम बेसिकली, लेकिन उनके बाइकॉट से जो कि वहाँ पे यूके में भी किया जा रहा है, पाकिस्तान में भी, दीगर ममालिक में भी किया जा रहा है, इवन दो कि जूइश कम्युनिटी जो है उसके खिलाफ भी आवाज़ उठा रही है, तो इन बाइकॉट से कितना इम्पैक्ट पड़ता है? आप क्या समझते हैं, इसका क्या असर होगा मईशत पे? एब्सोल्युटली, ये आप जब करेंगे, देखें इसमें बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ेगा। हाँ। जब आप मईशत को, इनकी प्रोडक्ट्स को बाइकआउट करेंगे। और पाकिस्तानी आर्मी से भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप क्या है, एटमी ताकत है, आपको कुछ आवाज आप ईरान को कह रहे हैं या टर्की की तरफ देख रही हैं, पाकिस्तान का रोल भी इनको अदा करना चाहिए, पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट को, जो सो कॉल्ड एटमी ताकत है, तो इनको भी अपना किरदार अदा करना चाहिए। सिर्फ दूसरों की तरफ, हम हर इंसान एक दूसरे का, मैं समझता हूँ, भाई है। आज व्हाट्स गोज अराउंड कम्स अराउंड। अगर आज आप खामोश तमाशे, जैसे आपने डांसरों की ये बात की, और मैं समझता हूँ ये तो इंसानियत के नाम पे ये दबा है ऐसे लोग जो इस वक्त आवाज नहीं उठा रहे। यकीन माने, मेरे पास अल्फाज नहीं है कि अगर आप फुटेज आप देखते होंगे, आपका मीडिया से ताल्लुक है, क्योंकि हम लोग यहाँ पे तो पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन यहाँ के जो काउंसलर हैं, एमपीज हैं, बिल्कुल उसमें वो पार्टिसिपेट नहीं कर रहे। ये सबसे बड़ी, मैं समझता हूँ। इरफान भट्ट साहब, थैंक यू सो मच, आपके वक्त का बेहद शुक्रिया। दोबारा से इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि आज यहाँ पर मौजूद ओवरसीज पाकिस्तानियों का जो इस वक्त मौक़िफ़ है वो आप सबके सामने रख सके। लेकिन एक बात बिल्कुल ठीक है कि इस वक्त ज़ुबानी मजम्मत जो है उसकी बजाय हमें एक्शंस की अशद ज़रूरत है। एक ब्रेक लेनी है, वापस आते हैं एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। सो हरमीत पाजी इस वक्त अपने हुजरे में मौजूद है और उनका हुजरा है इस्लामाबाद में। और अब अगर हम हुजरे की बात करें तो आपको पता है ये छोटी सी सल्तनत जिसे हम बहुत प्यार करते हैं और बड़ी खूबसूरती से हमारी कोशिश होती है कि इस पर एक ज़बरदस्त सा जो हमने सेट लगाया हुआ है, इस पर हम आएँ और ऐसी ज़बरदस्त से पैकेजेस, ऐसे रिपोर्ट्स, ऐसे इशूज़, ऐसे टॉपिक्स जो कि आप सुनना देखना पसंद करते हैं, इस पर डिस्कशन करके आपको भी कोई फ़ायदा और हमें भी कोई फ़ायदा हो। हम भरपूर कोशिश करते हैं कि एक प्रोडक्टिव प्रोग्राम जो है वो आपके सामने रखें। लेकिन अब मैंने जब हुजरे की बात की तो इसका मतलब ये कि हम हुजरे के बारे में ही बात करेंगे। एक ज़बरदस्त सी रिपोर्ट है हुजरे की, अगर हम बात करें तो यकीनन पाकिस्तान की सकाफत में और हमारे सूबे की सकाफत में इसको बड़ा अहम समझा जाता है और एक बड़ी पुरानी सी रिवायत है और जिसको बड़े अच्छे अंदाज में कैरी आज तक किया गया है। अब इस पर एक ज़बरदस्त सी रिपोर्ट है, उसको पहले आप देखें, उसके बाद वापस आते हैं, फिर इस पर डिस्कशन करते हैं। जस्ट हैव अ लुक। हुजरा की तारीख भी इतनी ही पुरानी है जितनी कि पश्तून कौम की तारीख है। हुजरा पश्तून सकाफत की एक दरसगाह भी है जहाँ नौजवान अपने बुजुर्गों से अदाब और अखलाक सीखते हैं। खुशी की तकरीबात हों या दो फरीक़ैन के माबैन तनाज़ात, इसको हुजरे में लाकर मशरान बड़ी खुश असलूबी से हल कराते हैं। कैमरा टीम के साथ शहजाद नवाज, पब्लिक न्यूज़ लाहौर। रिपोर्ट देखने के बाद पता तो आपको चल गया होगा, पश्तून
पख्तून कल्चर जो है उससे ताल्लुक है हुजरे का, लेकिन अगर आपको वैसे शहर में ले जाए, अगर हम हुजरे की बात करें तो बहुत सारे गांव में, बहुत सारे देहातों में जो खैबर पख्तूनख्वा के हैं, वजीरिस्तान के बहुत सारे इलाके हैं जहां पे हुजरा होटल नहीं होते हैं। वहां पे लोग इसको अच्छा नहीं तस्वर करते कि कहीं ना कहीं मेहमान आएगा तो उसको होटल में हम ठहराएंगे, तो बाकायदा हुजरे बने होते हैं। और इसमें कोई शक नहीं है कि जो मेरा गाँव था अब आहिस्ता आहिस्ता ये वाला कल्चर कहीं ना कहीं खत्म होता चला जा रहा है, क्योंकि लोगों ने अपने अपने डेरे बना दिए हैं। फिर आपको पता है कि बरादरियों में, मुख्तलिफ ख़ानदानों में जो कहीं ना कहीं इख्तलाफ आ जाते हैं। लेकिन मेरे घर के पास एक बहुत बड़ा हुजरा जिसमें हम जब सुबह निकलते थे तो कोई ना कोई तनाज़ा हल करने के लिए गांव के जो बुजुर्ग हैं वो बैठे होते थे। और हाँ, हमने एक चीज़ देखी है कि जो रिवायात हैं पख्तून कल्चर के, बड़े खूबसूरत तरीके से नौजवान जो हैं वो बैठे होते हैं बिल्कुल एक अलग साइड पे, जो सुनते हैं अपने बुजुर्गों को और जो फैसला मशरान करते हैं तो उसको एक्सेप्ट भी किया जाता है और कहीं ना कहीं उस फैसले पर अमल दरामद भी होता है। लेकिन हम देखते हैं कि बाहर से अगर कोई मेहमान आता है तो फिर क्या तरीक़ाकार उसके लिए मुख्तलिफ रूम्स बनाए गए और उस रूम में वो स्टे करते थे। खाना पीना जो है वो मुख्तलिफ आसपास के जितने घराने हैं वो आपके लिए सब नाश्ता सब कुछ बंदोबस्त जो है उस फैमिली मुख्तलिफ जो हुजरे के करीब लोग हैं वो किया करते थे। तो ये बड़ी ज़बरदस्त किस्म की रिवायत थी जो आज भी थाना के इलाके में आप जाएंगे, दीगर वजीरिस्तान के ऐसे इलाके हैं जहाँ पर कहीं ना कहीं बहुत सारे गाँव में ये रिवायत आज भी जिंदा है और उस पर आज भी लोग उसी तरह बरकरार हैं। लेकिन ये बड़ी खूबसूरत रिवायत है। मैं समझता हूँ कि कहीं ना कहीं बहुत सारे मुसाफिर जिनके पास पैसे नहीं होते थे, जिनके पास, जिनको नहीं मालूम होता था कि कहाँ स्टे करना है, कोई जानने वाला ना होता था, तो कहीं ना कहीं आपको ठिकाना मिल जाता था जिसमें तमाम तरह सहूलियत आपको मिल जाती थी। लेकिन हरमीत, अच्छी बात ये कि अगर हम मॉडल टाउन की बात करें, लाहौर की बात करें, तो आपको पता है वहाँ पर इस हुजरे को बनाना ही मुझे लगता है एक क्रेडिट की बात है। वो इसलिए क्योंकि आप गाँव की बात कर रहे हैं, उन एरियाज़ की बात कर रहे हैं जहाँ पर ये हुजरा बेसिकली जहाँ से बिलोंग करता है। लेकिन आपको पता है शहर में आपको ऐसी चीज़ें या तो अब नापैद होती दिखाई दे रही हैं या ये कल्चर मांद पड़ता दिखाई दे रहा है, हमारे आने वाली जनरेशन को नहीं पता, या वैसे भी आपको लाहौर शहर की मसरूफ तरीन जिंदगी, लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, किसी भी मेन स्ट्रीम में मगर वैसे सोहा दो कौमें ऐसी हैं इस वक्त अगर मैं बात करूं, एक पंजाबी एक पख्तून, लेकिन हाँ। लाहौर के पंजाबी नहीं, पाकिस्तान के पंजाबी नहीं, मैं सिखों की बात कर रहा हूं। अच्छा। अगर आप बाहर जिस दुनिया में आप जाएंगी तो वहां पे आपको उन्हीं के रीत रिवाज से अपनी जिंदगी गुजारेंगे, वही कल्चर, वही चीज आपको, वही डाइवर्सिटी वो आपको नजर आएगी। और इसी तरह पख्तून जो है ये जब जाते हैं तो इन सारी चीजों को, चाहे आप दुबई चली जाएं, सऊदी अरब चली जाए, कनाडा चली जाए, अमेरिका चली जाए, तो वो सारी चीजों को कैरी करते हैं। अगर आपने देखा आप कहीं किसी महफिल में बैठी हैं, वहां पे 20 उर्दू स्पीकर हो, 2 पठान होंगे तो वो पश्तो में शुरू हो जाएंगे, उनको कोई परवाह नहीं कि उर्दू बोलने वाले हैं तो बोले जाए भाई हमने पश्तो ही बोलनी। इसी तरह जो पंजाबी हैं उनको इस बात पे शर्म आती है कि भाई हम दूसरी भाषा क्यों बोले, हमने अपनी पंजाबी बोलनी है। सो ये वजह है कि कहीं ना कहीं इनका कल्चर जो है, इनके रीत रिवाज जो है दोनों। और हरमीत, इतनी खूबसूरती से इसलिए तो कहा गया है कि अपनी मट्टी पर चलने का सलीका सीखो, संगे मरमर पे चलोगे तो फिसल जाओगे। मतलब अपनी सकाफत को अपने साथ कैरी करना पड़ता है और यही एक वो चीज़ है जिससे हम इसको मांद पड़ने से बचा सकते हैं और अपने आने वाली जनरेशन को ये कल्चर दिखा सकते हैं अच्छे तरीके से डिपिक्ट करके। सो मुझे लगता है कि आपको रिपोर्टर्स पसंद आई होगी। अगर आप मॉडल टाउन विजिट करें तो इस हुजरे को भी विजिट कर सकते हैं। अब हम लेते हैं एक ब्रेक, वापस आते हैं एक ब्रेक के बाद, आपने कहीं नहीं जाना। Welcome back after the break. So basically we are in the second hour of the show. We can forget that कि हमने political scenarios के और मुल्क की सियासी सूरत हाल पर बात ज़रूर करनी है। तो अगर हम बात करें मुल्क की इस वक्त सियासी सूरत हाल पर, तो आपको पता है कि इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो इस वक्त प्रोग्राम दिया गया है जनवरी के लास्ट का, और मोस्ट एक्सपेक्टेड डेट जो दी गई है 28 जनवरी, उसके लिए तमाम सियासी जमातें, वो छोटी जमातें हों या बड़ी जमातें हों पाकिस्तान की, अब इस वक्त कैंपेन में मसरूफ़ है। तो इंतखाबी मुहिम किसकी किस तरह से चल रही है उसमें अगर हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बात करें तो कल की बात है कि 100 से ज़्यादा कौमी असम्बली की नशस्तों के लिए एक प्रोग्राम जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से जारी किया गया है, जिसमें उनका कहना ये कि सिंध से 50 और पंजाब से 25, खैबर पख्तूनख्वा से 10 और बलूचिस्तान से कम 6 सीटें वो लेंगे। और उसके लिए तमाम सियासी क़यादत जो है और आला ओहदेदार जो है उनको एक टास्क सौंप दिया गया है। तैयारी क्या है, प्लान क्या है, कैंपेन क्या है, इस पर हम बात कर लेते हैं। रुबीना कायम खानी साहिबा हमारे साथ मौजूद है, जिनका ताल्लुक है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, वहाँ की रहनुमा। उनको आज के प्रोग्राम में हम खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। रुबीना साहिबा, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस फॉर गुड मॉर्निंग पब्लिक। कहिएगा कि इलेक्शन कमीशन जो है उसकी जानिब से जो है वो जनवरी का महीना 2024 में ये साल जो है कहा जा रहा है कि इंतखाबात का साल होगा। तैयारियां जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क्या है और जो टास्क सौंपा गया है वो क्या है, इस हवाले से बताइएगा।
जी बिल्कुल, देखिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमेशा जैसे ही जब असम्बलीज़ अपनी मुद्दत पूरी करती हैं और हमारी कोशिश होती है कि हम अपना होमवर्क करके रखें और ड्यूरिंग जब ख़ास तौर पर हुकूमतें चल रही होती हैं उस वक्त भी हम अपना डिलीवरेंस और आवाम के साथ एक राब्ता रखते हैं। ये नहीं होता कि अगर हुकूमत में आ गए तो वो मुनक़ता हो जाएं, हमारे रिप्रेजेंटेटिव जो हैं वो मतलब वो आवाम के साथ डायरेक्ट जो है वो कांटेक्ट में रहते हैं। और हमारी तैयारी है बिल्कुल, हम ही मैं समझती हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ही वाहिद जमात है जो मुसलसल जो है ये डिमांड कर रही है कि आईनी तौर पर जो है इलेक्शन अपने टाइम पे होना चाहिए। अभी भी देखें कि एक्सपेक्टेड डेट दी गई है, कोई एक कंफर्म डेट नहीं दी गई 28 जनवरी के हवाले से। अच्छा होता कि एक जो है वो फाइनल डेट दे दी जाए ताकि और जमातें जिनकी तैयारियां नहीं है वो भरपूर तरीके से जो है वो अपनी तैयारियां शुरू करें, इलेक्शन कैंपेन शुरू करें। तो मैं ये कहूंगी कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की कोशिश यही है कि वो अपने आवाम के साथ राब्ते में रहे और अभी भी रह रहे। सीट्स का के हवाले से कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं ये हमने हासिल करनी, हर हाल में करनी है। पंजाब में हमने देखा डेरे भी डाले, आसिफ ज़रदारी साहब ने, बिलावल भुट्टो साहब ने भी डेरे डाले, कोई फ़ायदा ना हुआ। इवन वो जो बटेर थे सीज़न वाले वो भी कहीं ना आए पीपल्स पार्टी में। तो ऐसे में और फिर अगर हम देखें मुश्किलात ये हैं कि इस वक्त सिर्फ और सिर्फ हर तरफ से कहीं ना कहीं हमें नून लीग की सपोर्ट हमें हर तरफ से नज़र आ रही है। तो इन सारी मुश्किलात में 100 सीटें कैसे निकालेंगे आप लोग? देखिए मैं ये कहूँगी कि हमेशा एक सिनेरियो बनाया जाता है और एक र्यूमर्स जो हैं वो फैलाए जाते हैं, लेकिन ग्राउंड रियलिटी कुछ और होती है। और जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा अपना जो ट्रस्ट जो है वो वर्कर्स पे किया है, अपने वोटर्स पे किया है। आज अगर मैं ये कहूँगी कि नवाज शरीफ साहब को जो है वो अगर सपोर्ट किया जा रहा है जिस तरह से आप सब लोग कह रहे हैं, टीवी मीडिया पे भी जो है वो बड़े बड़े तज्जिए हो रहे हैं, तो ये एक मैं समझती हूँ कि नवाज शरीफ साहब को अब जो है कोई चोर दरवाज़ा या कोई डील जो है वो नहीं करनी चाहिए। क्योंकि आप देखें कि जिस तरह से माजी में जिस तरह से हुआ है, 2018 के इलेक्शन की आप देख सकते हैं कि जिस तरह से पूरा एक रिगिंग का जो है वो समा बनाया गया, लेकिन क्या हुआ कि एक ऐसे नाअहल शख्स को जो है इस मुल्क पे मुसल्लत कर दिया गया जिसका ना कोई होमवर्क था, ना जिसको जो है वो डिलीवरेंस आती थी। तो ये सारी चीज़ें हैं जो मैं समझती हूँ कि अब जो है मुल्क इस चीज़ का मुतहम्मिल नहीं हो सकता कि आप जो जिसका मैंडेट है वो उसको मिलना चाहिए। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपने वोटर्स पे जो है वो बिलीव रखती है, वो अपने वर्कर्स पे बिलीव रखती है कि हम जो है इंशाल्लाह, और हमें नज़र आ रहा है, आप देख लें कि जिस तरह से चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब के साथ यूथ है, जिस तरह से वर्कर्स हैं, जिस तरह से लोग हैं, वो समझते हैं आज दुश्मन भी जो है, जो हमारी अपोनेंट पार्टीज भी जो है वो चेयरमैन बिलावल भुट्टो की जो है वो तारीफ करते हैं, जिस तरह से शहीद जुल्फकार अली भुट्टो साहब की तारीफ करते थे। और आज आप शहबाज शरीफ का स्टेटमेंट देख सकते हैं कि जिस तरह से एज अ फॉरेन मिनिस्टर बिलावल भुट्टो साहब ने जो है अपने आप को प्रूव किया है। मैं समझती हूँ कि उन्होंने किसी और वजीर की तारीफ नहीं की, लेकिन चेयरमैन बिलावल भुट्टो, क्योंकि 2.2 अरब डॉलर जो सैलाब ज़दगान के लिए इमदाद लेकर आए बिलावल भुट्टो साहब, इस मुल्क में घरों की स्कीम दी, घर बनाने के लिए। रुबीना साहिबा आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। अगर आप बेनज़ीर इनकम सपोर्ट की बात करें, आप जिन प्रोग्राम्स का जिक्र कर रही हैं, तो ये सारी बात उसका जिक्र करें तो आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। तमाम जो अपने फिंगर टिप्स पे हमने क्रेडिबिलिटीज़ गिनवाई है वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन इस वक्त आवाम के जो मसाइल हैं उनको कैटर करने के लिए इलेक्शन कमीशन में, अगर हम इलेक्शन की बात करें और आपकी इंतखाबी मुहिम की बात करें, तो उसमें कैंपेन में एक नैरेटिव जो बिल्ड किया जाएगा, पहली बात तो वो क्या होगा। दूसरी बात अगर हम बात करें इस सारे सिनेरियो की, तो बिलावल भुट्टो ज़रदारी बारहा कह चुके हैं कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही, बहुत सारे जलसे जुलूस करने की इजाज़त आपको नहीं मिली। अब मिड ऑफ नवंबर से बाकायदा वो इस कैंपेन का आगाज़ करेंगे और मोस्ट प्रोबेबली जो है वो खैबर पख्तूनख्वा से आगाज़ किया जाएगा। तो ये पावर शोज़ करने के लिए और इजाज़त के लिए ये सिनेरियोज अब क्लियर हैं? क्या लेवल प्लेइंग फील्ड का जो गिला था उसको एड्रेस कर दिया गया है, उस शिकवा दूर हो गया है?
देखिए, मिलना चाहिए लेवल प्लेइंग फील्ड जो है वो हर पार्टी का। मैं समझती हूँ कि एक आवाम में जाना, और ख़ास तौर पर पहले आप देखें कि हमें डराया धमकाया गया था कि जलसों में धमाके हो सकते हैं, बॉम्ब ब्लास्ट हो सकते हैं, लेकिन ये चीज़ें जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप को फिर भी नहीं डरा सकती हैं। हम फिर भी लोगों में निकलते हैं, आवाम में। आप देखें कि जहाँ जिस लीडर की माँ शहीद कर दी जाती है, शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो, आज भी वो जो है बड़े धड़ल्ले से जो है आवाम के सैलाब में उतरता है, और उनमें मैं समझती हूँ ऐसी दलेर क़यादत किसी और पार्टी में नहीं है। बिल्कुल हम जो है वो नैरेटिव हमारा ये है जो हमेशा से रहा है, रोटी कपड़ा और मकान। और आप देखें कि जिस तरह से 32 साल इस मुल्क में जो है वो डिक्टेटरशिप की हुकूमत रही है, इस मुल्क में जहाँ पर आप तरक्की जो सिविलियन हुकूमत लेकर आती है, जो जमहूरियत पे ट्रैक चलाने की कोशिश पाकिस्तान पीपल्स पार्टी करती है, उस दौर में जो हुकूमत होती है, जो गरीबों की बात होती है, आप देखें कि सैलाब ज़दगान के लिए 21 लाख घर का जो है हमने अनाउंस किया था, 2.2 अरब डॉलर जो है वो हम लेकर आए थे। अच्छा रबीना साहिबा, आप एक बात कर रही हैं, आपकी बात से मैं आपकी बात को सेकंड कर लेती हूँ। आपने कहा कि देखिए दिलेर एक जो आपकी पूरी टीम है, पूरी जो इस वक्त हमारी सियासी जमात है, हमने बहुत सारे ऐसे नाम आपने जो लिए, जो आपने हमें गिनवाए, दिलेर होने के साथ साथ मुफाहमत में भी आपको पता है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी या इसकी क़यादत बड़ी आगे रही है। अब इस मुफाहमत को हम 2024 के इंतखाबात में कैसे देखते हैं? पंजाब में आपको पता है कि सबसे बड़ा सूबा है, यहाँ पर हुकूमत बनाना, उसके लिए मुफाहमत के साथ साथ कोलैबोरेशन बड़ी ज़्यादा ज़रूरी है। तो हमने PDM के तौर पर आपको नून लीग के साथ खड़े हुए देखा। अब आने वाले इंतखाबात में आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान तरीके इंसाफ हो या फिर नून लीग हो, क्या साथ खड़े होने के चांसेस हैं या कोलैबोरेशन का कोई प्लान है? देखिए, पाकिस्तान पीपल्स बिल्कुल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी चेयरमैन मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा ने COD किया था। हम सेकंड जो है वो COD करने की बात कर रहे थे, बिलावल भुट्टो साहब चार्टर ऑफ इकोनॉमी की बात कर रहे थे हम, और आगे भी हम समझते हैं कि एक सोलो फ्लाइट कोई भी नहीं कर सकता। अभी देखें आज मुल्क की जो हालात हैं, जो लोगों के हालात हैं, उसमें तमाम लोगों को जो है, तमाम स्टेक होल्डर्स को एक पेज पे आना पड़ेगा। तमाम पार्टीज को जिसका मैंडेट है वो उसको जो है वो हिस्सा मिलना चाहिए, जो असेंबलीज में मैंडेट लेकर आते हैं। अगर आप 16 माह की हुकूमत की बात करते हैं PDM जमातों, तो सेकंड जो लार्जेस्ट पार्टी थी वो नून लीग थी। हमने उनको कहा कि हालांकि हमने उनके लिए एक माहौल बनाया, जहां जहां हमारे कॉन्टेक्ट्स होते थे, हमने वो उस तरह से जो है नून लीग। रबीना साहिबा, अगर हम देखें 16 माह की हुकूमत का आप जो जिक्र कर रही हैं, अब जो सूरत हाल है, जाहिर बात है आपके दौर में तजुर्बाकार आप लोग थे, आप लोगों ने गवर्नमेंट संभाली, सूबे की गवर्नमेंट देखी, वफाक की देखी, लेकिन 16 महीने में अवाम का गिला शिकवा आपसे है ये ग्राउंड पे। लेकिन और एक और चीज जो आसिफ अली जरदारी साहब के हवाले से जो खबरें गर्दिश कर रही हैं, उसमें उनका कहना यह कि शहबाज शरीफ को प्राइम मिनिस्टर बनाना मेरी गलती थी, नवाज शरीफ को नहीं बना देंगे। लेकिन ऐसे में हम देख रहे हैं कि बलूचिस्तान में बाप पार्टी जो है वो शमूलियत इख्तियार कर रही है नून लीग में, और वजीर दाखिला भी कह चुके हैं कि अनकरीब उनका झुकाव भी नून लीग की तरफ है। तो इन सारी चीजों को कैसे नवाज शरीफ की वज़ारत उज़्मा में आप रुकावट बनेंगे पीपल्स पार्टी? देखिए, अभी 2 दिन पहले ही मेरी को चेयरमैन साहब से, जो आसिफ अली जरदारी साहब से मुलाकात हुई है, और मैंने ये सवाल, जिस तरह का ये र्यूमर फैल रहा है हर जगह जो है वो नज़र आ रही है, ये इस तरह की बात, तो इस तरह उन्होंने बिल्कुल डिनाई किया है। उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा है, उनकी ये कोई स्टेटमेंट नहीं है कि नवाज शरीफ साहब को जो है प्राइम मिनिस्टर बनना नहीं देंगे और शहबाज शरीफ को जो है बनाना गलती थी, ऐसा कुछ नहीं है। उनकी ये कोई स्टेटमेंट में कोई, मैं समझती हूँ कि सदाकत नहीं है। ये उन्होंने टोटली जो है वो हमें बताया। तो मैं ये कहूँगी कि जो है देखें, जो जमातें आगे चल के जो भी जमात असेंबलीज में मैंडेट लेकर आएंगी वो उसका राइट होगा, और उसी तरह से जो है अगर कोalition भी बनती है, तमाम अगर मुफाहमत भी होती है तमाम जमातों के साथ, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमेशा ये कहती रही है कि मुफाहमत की सियासत जो है वो इस मुल्क में चल सकती है। अदरवाइज अगर इंतकामी सियासत होती रही और इस तरह जिस तरह से माजी में होता रहा है, अगर वही माहौल रहा तो ये मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। और ये अगर हम अगर बात करती है तो वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी करती है, बाकी जमातें फिर से वही इंतकामी सियासतों में उलझी रहती है। जी हरमीत जी,
गो हेड। अगर इंतकामी सियासत की बात की जाए, अभी जो सूरत हाल है वो भी आपके सामने है। आपकी हुकूमत में क्या हुआ, किसको कैसे पकड़ा गया, कौन सा सहाफ़ी पकड़ा गया, कौन से सियासी लोग पकड़े, वो आपको पता है। अभी जो सूरत हाल है, एक पार्टी पर कतगने हैं, पाबंदियां हैं। ऐसे में अगर इलेक्शन से पीटीआई को दूर रखा जाता है तो आप समझते हैं कि कितना ये इलेक्शन आप पीपल्स पार्टी को काबिल कबूल होगा? देखिए, मैं ये कहूँगी कि आपने ये बोला कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत में कभी भी इंतकामी सियासत नहीं हुई, बल्कि हमारे ही प्राइम मिनिस्टर थे यूसुफ रज़ा गिलानी साहब, उनको अदालतों के सारा दिन कटहरे में वो खड़े रहते थे और केसेस को जो है वो, जब एक मुल्क का चीफ एग्जीक्यूटिव हर वक्त जो है वो अदालतों को में पेश होता रहेगा तो वो क्या उसकी डिलीवरेंस होगी। लेकिन उसके बावजूद हमारी कोशिश ये थी कि हम किसी को कोई बहाना या किसी वजह से जो है लोगों को के कामों को ना रोकें। हमने बेनज़ीर इनकम सपोर्ट जैसे प्रोग्राम दिए, हमने सीपेक जैसे प्रोग्राम को जो है वो मिच्योर किया। आप देखें कि 13 से 14 जो दौरे जो है वो आसिफ अली जरदारी ने चाइना की किए, तो ये सारी चीज़ें फिर भी चलती रहीं। लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस चीज़ पे बिलीव ही नहीं करती कि इंतकामी सियासत हो। हाँ, बिल्कुल, जिस जमात का मैं यही कहूँगी, अगर नवाज शरीफ को भी देखा जाए कि हमने, बिल्कुल ठीक है कि अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मौक़िफ़ की बात की जाए तो मुफाहमत की सियासत को हमें उन्होंने प्रमोट किया है। बकौल आपके बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। लेकिन इस वक्त अगर मुल्क की सूरत हाल की बात करें तो इस वक्त पाकिस्तान जिस बहरान में, उस बहरान से निकालने के लिए सोलो फ्लाइट जो है वो सियासी जमातें लेना चाहती नहीं है, और अगर बात करें मिल के चलने की तो इस बारे में कोई बात कर ही नहीं रहा। एक ब्रेक लेनी है, वापस आते एक ब्रेक के बाद आप हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। यतीमी की अगर हम बात करें और फिर हम इस्लाम की बात करें, हमारी सिखाई हुई तालीमात जो हम तक पहुंचाई गई हैं उसके बारे में आप बखूबी जानते हैं कि एक यतीम जो है उसके सर पे हाथ रखना इस दुनिया और आखिरत में उसका अजर और सवाब क्या है। लेकिन उसके बावजूद भी अगर हम देखें तो यकीनन इसमें कोई दो राय नहीं है कि एक यतीमी एक ऐसा सदमा है, एक ऐसा आपके साथ सारी ज़िंदगी रहने के लिए, आपको गुजारने के लिए बहुत सारी तकालीफ बर्दाश्त करनी पड़ती हैं, सौबतें और ऐसे वक्त गुजारने पड़ते हैं जो शायद आपने कभी सोचे भी ना हो। लेकिन इस सारी सूरत हाल में बहुत सारे ऐसे इदारे हैं जो बड़ा बेहतरीन काम कर रहे हैं। वो इसलिए क्योंकि हमेशा हमारे प्रोग्राम में एक एप्रिसिएशन का सेगमेंट होता है जिसमें वो तमाम इदारे जो बड़े अच्छे अंदाज में काम कर रहे हैं। एक इदारा ऐसा ही जिसे उम्मत फाउंडेशन कहते हैं, नौमौलूद बच्चे से लेके 100 साल की उम्र तक वो तमाम उम्र रसीदा लोग जिन्हें ओल्ड एज या शेल्टर होम में रखा गया है, वो बच्चे, वो बच्चियाँ जिनकी शादियाँ होनी हैं, जिनको तालीम की ज़रूरत है, जिनको अच्छी ज़िंदगी की ज़रूरत है, जिनके सर पे माँ बाप नहीं हैं, उनके लिए क्या खूबसूरत अंदाज में ये इदारा पिछले 5 साल से काम कर रहा है। तो मैं आपकी मुलाकात कराती हूँ। खुरम रशीद साहब मौजूद हैं, बानी हैं, चेयरमैन हैं उम्मत फाउंडेशन के। इनको आज के प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम खुरम साहब। बहुत शुक्रिया, तशरीफ़ लाने का बेहद शुक्रिया। सर, 5 साल पहले इस चीज़ का आपने आगाज़ किया, ये यकीनन सोच तो बहुत पहले की होती है, और यतीम बच्चों के लिए, बच्चियों के लिए जो काम आप कर रहे हैं, आप क्या समझते हैं कि क्या एक वो पॉइंट था जिससे आपने इस चीज़ का बाकायदा आगाज़ किया आज से 5 साल पहले? जी, जिस तरह आपने बताया कि एक दौरे यतीमी के जो हालात हैं और उन्हीं हालात को देखते हुए मैंने ये स्टेप लिया, और सुम अल्हम्दुलिल्लाह कि जो महरूमियाँ देखी, कोशिश की कि वो दूसरे ना देख पाएँ और हम उसे बेहतर से बेहतर जो है वो सर्विस दें और बेहतर से बेहतर जो है ट्रैक्स पे आएँ ताकि एक कंफर्टेबल जोन जो है ना वो कर सकें। अच्छा, इस सारी सूरत हाल में बहुत सारे मसाइल भी होते हैं। यतीमी की जब आप बात करते हैं तो यकीनन जो चीज़ आप देखते हो, एक्सपीरियंस करते हो, फिर आपको होता है कि बच्चे हमारे हों या किसी के हों वो एक्सपीरियंस ना करें। अच्छा, बहुत सारा एक ज़िंदगी में तालीम भी है, फिर कुछ बच्चियाँ हैं उनकी शादियाँ भी हैं, कुछ ओल्ड एज के लोग जो हैं उम्र रसीदा, उनको भी आपने शेल्टर होम में रखा हुआ है। किस तरह से इसको मैनेज करते हैं और कहाँ कहाँ पर आपने इनकी पनाह गज़ीन उनको रखा हुआ है और कहाँ पर इनके शेल्टर होम्स बनाए? जी, मेन जो हमारा शेल्टर होम है वो सियालकोट के अंदर ही है। ओके। और वेरी फर्स्ट डे जो हम कुछ अपनी बहनें, बेटियां, माएँ लेके आए और कुछ ऐसे बुज़ुर्ग लेके आए रोड्स के ऊपर से, बड़ा एक ज़हन में ना एक सवाल आता था कि अगर हमारे पेरेंट्स हैं या हमारे बहन भाई हैं तो क्या हम उन्हें एक सड़क की ज़ीनत बनाएंगे? बिल्कुल भी नहीं बनाएंगे। ठीक है, तो देखते हुए बड़ा देखना कि एक इस्लामिक कंट्री है और एक हमारी जो सोसाइटी है उसमें इनका हिस्सा किधर है, ये किस मकाम के ऊपर है। सही बात है। और कोशिश की, और जिस हमारी इस्लामी तलीमात हैं और हमारे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
की सीरत है उसके मुताबिक फिर हमने कोशिश की और सुबह अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त हमारे पास रशीद साहब, अगर हम देखें, आप जैसे लोग बहुत ही कम होते हैं जो दूसरों, अपने लिए तो बहुत सारे लोग जीते हैं लेकिन दूसरों के लिए जीना जो है असल ज़िंदगी तो यही है। लेकिन हम देखें हमारे मुल्क में कभी ये रीत रिवाज नहीं थे कि वालिदैन को घर से निकालना, ओल्ड एज होम में भेज देना, ये चीज़ें कहीं ना कहीं मगरब से आती गई और हम उसको अपनाते गए। अब आपने जो ये काम संभाला हुआ है, बुजुर्गों पर या यतीम बच्चों का सहारा आप बने हैं, तो ऐसे में आपसे जानना चाहेंगे कि कौन सी क्लास के लोग ज़्यादातर जो है बुजुर्गों को आपकी तरफ लेके आते हैं और कहीं ना कहीं छोड़ के चले जाते हैं? जी, मैं ये समझता हूँ कि जो एक इस्लामिक प्रिंसिपल्स हैं वो उससे हम ना बड़ी दूरी है हमारी जो है। अगर सिर्फ उसके ऊपर हम रहें तो यकीनन रिश्तों को मजबूत करें, रिश्तों को हम कमज़ोर नहीं करें। और जो एक मटीरियलिस्टिक एटीट्यूड है, और मैं अक्सर कहता हूँ कि तलीम व तरबियत का फुकदान है। हम ज़्यादा फोकस करते हैं तलीम के पीछे लेकिन तरबियत जो है ना वो हम नहीं कर पा रहे। और वही वजह है कि हर आने वाले दिन में जो है ये इसकी तादाद जो है और एक आपके ज़हन में जो रिश्तों की अहमियत है वो बिल्कुल खोती जा रही है। अच्छा, हरमीत ने एक बात बड़ी खूबसूरत और बड़ी प्यारी की है, रियलिस्टिक अप्रोच ये है कि मगरिब से आने वाला ये कॉन्सेप्ट जो है वो हम ऑर्फनेज की बात करें, चले दारुल उलूम की बात करें, वहाँ पर तो बच्चे बच्चियों को रखना चूँकि पाकिस्तान में तादाद बहुत बड़ी है तो उनको कैटर करने के लिए ज़रूरी है। लेकिन अगर हम ओल्ड एज होम की बात करें तो वहाँ पर रहने वाले जो उम्र रसीदा लोग हैं यकीनन उनको अपने बच्चों की ज़रूरत है, और बच्चे तो ऐसा नहीं कि वो हयात नहीं है, हयात है। आप क्या समझते हैं कि कुछ ऐसे भी मामला आप देखते हैं कि वो घर जाना चाहते हैं लेकिन घर वाले उनको एक्सेप्ट नहीं करते, उनकी मदद इमदाद कैसे की जा सकती है? बेआसरा बेसहारा अफराद जो हैं वो इस वक्त कैसी ज़िंदगी गुजार रहे हैं आपके साथ जो रहते हैं? जी, कुछ जो ऐसे अफराद हैं जो घर जाना चाहते हैं, मैं ये कहूँगा कि वो अपने घर में ही हैं, अपने यादों में, अपने एक ज़हन के अंदर जो उन्होंने एक अहवाल डेवलप कर लिया हुआ है वो अपने घर के अंदर ही हैं। और इधर आप जितनी भी उन्हें फैसिलिटेट करेंगे, जितने भी सहूलियात फराहम करेंगे, जितनी भी मुस्कुराहटें बखेरने की कोशिश करेंगे, लेकिन असल मकाम वही है। और अभी भी अक्सर जो है ना वो मैं कहता हूँ जी आप ये हर टाइम ना ये बड़ा उनके लिए ना दुआ करे होते हैं कि जी अल्लाह ताला उनके लिए आसानी फरमाए, ये करे वो करे। इस हाल में भी अपने बच्चों के लिए दुआएं कर रहे होते हैं। ठीक है, तो वो कहते हैं जी नहीं बस, तो मैं अगर जानबूझ के किसी के बारे में कोई ऐसा सख्त जुमला कहूँगा तो नाराज़ हो जाते हैं। जी क्यों कहा है? मैं जी क्यों नहीं, बस आपने नहीं कहना। हाँ, वो मेरा बच्चा है। रशीद साहब, वाकई में बहुत सारे ओल्ड एज होम हम गए, वहाँ पे देखा, बड़ी हैरानी भी हुई कि जिस तरीके से, लेकिन उनके लबों पर सिर्फ दुआएं होती हैं उन औलादों के लिए जो कहीं ना कहीं उनको निकाल के छोड़ के चले जाते हैं। सर, यतीम बच्चों की बात करते हैं, बच्चों को हम जिस तरह वीडियोज़ में वगैरह में देख रहे हैं कि खाना सर्व किया जा रहा है तमाम तरह, एजुकेशन के हवाले से बताइए सर, इनके लिए क्या आप लोगों ने चीज़ें की है एजुकेशन के हवाले से? जो एजुकेशन है वो एक बड़ा मैं समझता हूँ एक शऊर लाने के लिए उसका भी एक बहुत बड़ा किरदार है। तो इस वक्त हमारी कुछ ऐसी बेटियां हैं वो PhD तक जो है उम्मत फाउंडेशन के प्लेटफॉर्म से अपनी तालीम हासिल कर रही हैं। और ख़ुसूसन मैं ये कोट करूँगा कि थरपारकर के अंदर जिधर सिग्नल्स नहीं हैं, रोड्स नहीं हैं, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, वहाँ पे सुबह अल्हम्दुलिल्लाह मैंने उम्मत तलीमी सेंटर के नाम से एक सेंटर का आगाज़ किया हुआ है और उसमें मुख्तलिफ़ कम्युनिटीज़ के बच्चे हैं। तो मैं अक्सर जाता हूँ तो मैंने वो टीचर को कहा कि जी यार आप ना मुझे A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल, मुझे ये बच्चे नहीं चाहिए। ये जब इधर स्कूल में आए ना, इनकी ड्रेसिंग ठीक है, इनके चेहरे की मुस्कुराहट, इनके बाल ठीक है, ये एक डिसिप्लिन कि इन्हें पता चले कि ये एक माशरे में इन्होंने एंटर किस तरह आना है। ज़्यादा ज़रूरत इस चीज़ की है। उधर अपना अक्सर देखा कि बच्चे नंगे पाँव हैं, लिबास भी नहीं है, फटे कपड़े हैं। उधर एक स्टूडेंट ही मैंने जब देखा कि उसके फटे हुए कपड़े, मैंने बड़ा इस चीज़ को पॉइंट आउट किया और उस टीचर से ये रिक्वेस्ट की कि आपने, मैं बल्कि अक्सर अपने उस टीचर के अलावा ना जो असातिज़ा हैं इनका बहुत बड़ा किरदार है। तो मैं उन्हें अक्सर हर एक को कहता हूँ कि आप जो ख़ास तौर पे ऑनर हैं, यूनिवर्सिटीज़ के हैं, कॉलेजेस के हैं, मैं कहता हूँ आप सिर्फ 5 मिनट का एक सेगमेंट अगर मंथली बेसिस पे आप जाके जब स्टूडेंट्स को डिलीवर करेंगे तो यकीनन वो बच्चा। रशीद साहब, जो आप फरमा रहे हैं, जाहिर बात है तालीम जो है इंसान को अंधेरों से निकाल कर रोशनी की तरफ लेके चली जाती है। आपसे जानना चाहेंगे सर, क्या कभी सोचा है इस तरह का या इस किस्म की प्रोजेक्ट हैं कि जो टेक्निकल चीज़ें हैं, कहीं ना कहीं बच्चे यहाँ से निकलते तो अपने पाँव पे खड़े होने के लिए इनके पास कोई टेक्निकल एजुकेशन भी होनी चाहिए, क्या इस बारे में भी कुछ सोचा है? डेफिनेटली हमने सईदा फातिमा ज़हरा के नाम से इस्लाही सेंटर का क़याम किया हुआ है मुख्तलिफ जगह के ऊपर। और जितनी बेटियाँ हैं उनको हम कहते हैं कि आप जो करंट स्नैरियो है, जितने स्किल्ड पर्सनस हैं
वही ज़्यादा सक्सेसफुल है। मैं ये समझता हूँ अगर कोई डिग्री होल्डर है उसको अगर आप किसी स्किल्ड पर्सन के साथ कंपेयर करेंगे तो स्किल्ड पर्सन ज़्यादा सक्सेसफुल है। बिल्कुल ठीक। और यकीनन आप हुनर जो है वो डिलीवर करें, और जिस तरह कुरान पाक में भी जो है वो 95% अल्लाह ताला ने फरमाया कि आप डिलीवर करें। आप क्या डिलीवर कर रहे हैं, आप क्या सिखा रहे हैं। जिस तरह हमारी बात करूँगा कि मस्जिद नबवी जो है हमारी एक ऐसी दरसगाह थी कि जिधर से हमारी ट्रेनिंग, इंसाफ, हर एक चीज़ जो है हमें वो डिलीवर कर रहे थे, हमें टीच कर रहे थे कि आपने मुख्तलिफ फील्ड्स के अंदर इसको किस तरह जो है आगे लेके जाना। मतलब स्किल बेस्ड लर्निंग जो है वही पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए भी, नौजवानों के लिए भी, खा वो यतीम हो या खा वो नौजवान जिनसे काफ़ी उम्मीदें हैं पाकिस्तान को, स्किल बेस्ड लर्निंग ही इस क्राइसिस से हमें निकाल सकती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन चूँकि आपका इदारा जो है उम्मत फाउंडेशन ना सिर्फ बच्चों की लर्निंग के लिए, तालीम के लिए, बल्कि लड़कियों की और बच्चियों की शादियों के लिए भी आपका एक अलग एक सेगमेंट है, एक डिपार्टमेंट है जो काम करता है। इसे किस तरह से देखते हैं? और वो बच्चियाँ क्या इज्तिमाई शादियाँ होती हैं या उन बच्चियों की जो वहाँ पर रिहाइश पसीर है सिर्फ उनकी, या वो भी जो गरीब गुरबा है उनकी शादियाँ भी कराई जाती हैं? मेरी बहन जो है ना इज्तिमाई शादियों के ख़िलाफ़ हूँ कि आप बिल्कुल इकट्ठा करेंगे और जो एहसासात हैं वो आप मजरू करते हैं। आप पर्दे में भी किसी की शादी ही करनी है ना, पर्दे में जाएँ, सपोर्ट करें, वो कंफर्टेबल अंदाज में करेगा। और जो गैर ज़रूरी रस्म व रवाज हैं, अल्लाह ताला हमें इस चीज़ की हिदायत दे। और मैं अक्सर ये हर प्लेटफॉर्म के ऊपर जो है ना ये फ़ाइट कर रहा हूँ कि इतनी कोई गैर ज़रूरी रस्म व रवाज ना सिर्फ शादियों पे, जितने भी कोई अगर वफात किसी की हो जाए, काश कि अगर सिर्फ उसको हम अगर कंट्रोल कर सकें, 2.5-3-4 करोड़ रुपया लगा के अगर आप एक शादी करें हैं, और आप यकीन करें एक सादा बेटी उसकी सिर्फ 50,000 के अंदर भी आप थोड़ा सा खाना और थोड़ा सा मैनेज करें तो उसकी भी शादी हो जाती है। और बस बात ये समझने की है और बात ये करने की है। अगर आप ये समझ जाएंगे तो चीज़ें आसान हो जाएंगी आपके लिए भी, इस दुनिया में भी और आखिरत में भी। खम साहब का बेहद शुक्रिया आने का, आपकी तशरीफ़। इंसानियत की खिदमत करने वाले ये इदारे यकीनन जो है वो काबिल सताइश है, और इसमें आपको भी जितना भरपूर अंदाज में आप अपना किरदार अदा कर सकते हैं मुआशरे की बेहतरी के लिए आपको करना चाहिए। एक ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं एक ब्रेक के बाद। कीप वॉचिंग गुड मॉर्निंग पब्लिक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आजकल अगर देखा जाए तो सबसे मुश्किल काम एक है, वो है खुश रहना और खुश रखना। लेकिन चलिए खुश रखने की बात हम बाद में करेंगे हरमीत बाजी, हम सिर्फ ये बात कर लेते हैं कि खुद को कैसे खुश रखना चाहिए या खुद कैसे खुश रहना चाहिए। शायद हमारे पास ऑप्शंस बहुत सारे आ गए हैं, अब हमें छोटी छोटी चीज़ें खुश नहीं करती, हमारी ख्वाहिशात बहुत बड़ी हो गई हैं, बहुत एम्बिशियस हो गए हैं, बड़ा कुछ होगा तो ही हम खुश होंगे। वो छोटी छोटी चीज़ें जो कि रोज़ाना की बुनियाद पर हमें खुश कर सकती हैं, हम उनकी तरफ क्यों नहीं देखते? एक परेशानी जो तमाम वो पॉजिटिव चीज़ों पर भारी आ जाती है जो कि हमारी ज़िंदगी में मौजूद होती हैं। फॉर एग्जांपल आपके वालिदैन, अच्छी जॉब, आपकी सेहत और ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो कि रोज़ाना की बुनियाद पर आपके दिन को अच्छा कर सकती हैं और आपको खुश कर सकती हैं। लेकिन हम मुसलसल देखते हैं तो उस चीज़ की तरफ देखते हैं जो कि हमारी ज़िंदगी में नहीं होती और जो कि हमें नाखुश कर रही होती है। तो भाई खुश रहना इतना मुश्किल काम क्यों है? और एक और बड़ी अहम बात जिसके बाद मैं फौरी तौर पर हमारे गेस्ट जो उनको इंट्रोड्यूस कराऊंगी जो इस पर बात करेंगे कि हमें लगता है कि हमारी खुशी के लिए हमें दूसरों पर रिलाय करना चाहिए। ओनली यू कैन मेक योरसेल्फ हैप्पी, नोबडी एल्स कैन डू फॉर यू। मैं आपको बता रही हूँ दूसरों पर रिलाय करेंगे तो नाखुश ही रहेंगे, लेकिन हम ये रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद क्यों नहीं उठाते? खैर इस पर हम बात कर लेते हैं। आयशा शाहिद शेख साहिबा हमारे साथ मौजूद है, हमारे नफ्सियात हैं, इनको आज के प्रोग्राम में हम वेलकम कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम आयशा साहिबा, कैसी हैं आप? Thank you for inviting me. थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर, गुड टू सी यू। अच्छा बताएं कि सबसे ज़्यादा आसान तरीका क्या है खुद को खुश रखने का? बड़ा सादा सा सवाल है, मासूमाना से जिसे कहते हैं। एक तो आपने अपने इंट्रोडक्शन में ही इसका जवाब दे दिया है। वो ये है कि जब हम कंपेयर करते हैं खुद को दूसरों से, और जब हम हर वक्त यही कंपैरिजन में लगे रहते हैं कि फलां के पास ज्यादा चीज है और उस बंदे के पास मुझसे ज्यादा अच्छी चीज है या उसका बैकग्राउंड ज्यादा अच्छा है, मुझे दे लेगी वहां तक पहुंचने में, तभी हम अपने आप को मुस्बत रवैये से दूर कर देते हैं, मुस्बत सोच से दूर कर देते हैं, और इवेंचुअली क्या होता है, सैडनेस या उदासी की तरफ चले जाते हैं। बिल्कुल, हर बंदे को दुनिया में भेजा गया है उसकी अपनी लाइफ और उसके अपने अल्लाह की तकसीम। बिल्कुल, तो उसके साथ अगर हम लड़ाई करेंगे तो ऑब्वियसली हम जब भी परेशानी का शिकार नाखुश रहेंगे। कंपैरिजन जो होता है बहुत बड़ा प्रॉब्लम है आजकल। जैसे आपको पता है कि सोशल मीडिया हमारे पास इतना ज्यादा भी कॉमन है जिसके ऊपर हम ब्लॉगर्स को, बाकी और लोगों को, इन्फ्लुएंसर्स को फॉलो कर रहे होते हैं। अगर हर कोई हफ्ते में 2 महीने बाद, 1 महीने बाद ट्रिप लगा कर आ रहा है तो हो सकता है कि आप ना लगा सकते हैं, कोई और ना लगा सकते हो, और आप तो कंपेयर कर रहे हैं और अपने ऊपर चीज को लागू कर रहे हैं तो ऑब्वियसली वो आपको नाखुश करने का बायस बन सकता है। इसी तरीके से लोगों के लाइफस्टाइल को देखना, उनके ऊपर उनको कंपेयर करना और फिर उसको अपने ऊपर लागू करना जो है वो भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम का बायस बन सकती है, खराब हो सकती है।
अच्छा, अगर हम देखें बात आपकी दुरुस्त है कि कहीं ना कहीं माजी में सिर्फ मकई की रोटी होती थी, उसके ऊपर देसी घी और थोड़ी बहुत चीनी छिड़क के जो है हम निकल जाते थे स्कूल के, और आजकल बच्चों के लिए आपने मुख्तलिफ किस्म की चीजें बना के उनको स्कूल भेजना होता है। आपसे जानना चाहेंगे कि क्यों माजी की तरफ हम जब जाते हैं तो बड़ी खुशी महसूस करते हैं, हालांकि उस माजी में जब थे तभी हमारे गिले शिकवे थे, और आज हम हाल में हैं तो हम फिर भी तकलीफ में हैं कि भाई फ्यूचर अच्छा होगा नहीं होगा बुरा होगा। ये फ्यूचर की टेंशन ने हमें हमारा हाल कितना बेहाल कर दिया, इस पर आप क्या कहती हैं? अच्छा देखिए, माजी की बहुत सी चीजें हैं, जो बहुत से चेंजेस हमारी लाइफ में आए हैं आजकल की जनरेशन में, आपकी और हमारी जनरेशन के अंदर। उसमें बहुत सी चीजें हमारी लाइफ में अच्छाई की तरफ भी लेके गई हैं, आसानियां भी आई हैं, कंफर्ट जोन भी आया। पहले लोगों के पास इतना नहीं था, ये हम नहीं कह सकते। लेकिन जब हम अपनी लाइफ को कंपेयर करते हैं कि जी पहले का टाइम अच्छा था, अब का खराब है, तो दरअसल हम ओवर थिंकिंग कर रहे होते हैं। या अगर हम फ्यूचर के बारे में सोच के बस परेशान होते जा रहे हैं, हलकान होते जा रहे हैं, तो अगैन हम ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। यू हैव टू अंडरस्टैंड द फैक्ट कि अगर आपने कुछ चीजों के लिए स्टेप्स लिए हैं, आप एक तरीके से मस्बत तरीके से डिसिप्लिन वे में एक चीज एक गोल को हासिल करने के लिए काम कर रहे हैं, उसकी तरफ जा रहे हैं, तो कभी ना कभी जाके उसके करीब तो पहुंचेंगे इंशाल्लाह। अच्छा आयशा, सॉरी फॉर द इंटरप्शन, लेकिन आप इसी चीज़ को जरा इससे भी रिलेट कर देंगे। चले, एक तो बहुत सारी ख्वाहिशात और कंपैरिजन जो है वो आपको नाखुश कर देता है, एक इस चीज़ को भी एड्रेस कीजिएगा कि एक बहुत बड़ी वजह ये भी है कि अपनी खुशी के लिए दूसरों पर रिलाय बहुत करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अज़दवाजी ज़िंदगी में आपको पता है एक बीवी नाखुशी होगी ना, उसका शोहर उसको खुश नहीं रखेगा, तो बाज़ औक़ात अपने पेरेंट्स से नाखुश होते हो, बाज़ औक़ात अपने रिलेशनशिप से, कभी कभी दोस्तों से। हम क्यों दूसरों पर इतना रिलाय करते हैं? लाइक अपने आप को हम खुद कैसे खुश रख सकते हैं और कैसे रखेंगे? तो हाँ, ये बहुत ही अच्छा पॉइंट है, और ये हमारे देश के माशरे में की अलमिया है कि हम लोग जिंदगी रिलाय करने के लिए स्पाउस का इंतजार करते हैं। हम कहते हैं कि शादी होगी तो पता नहीं कौन से चार चांद लग जाएंगे शादी के अंदर, और फिर इवेंचुअली हम उस स्पाउस के ऊपर इतना ज्यादा बर्डन डाल देते हैं अपनी खुशी का कि वो बेचारा ही पिस जाता है और आपकी जो लाइफ होती है वो मुतासर होने लगता है। क्योंकि मेरा काम है, मैं साइकोलॉजिस्ट, मेरे पास ऑब्वियसली कपल्स काउंसलिंग के लिए, मैरिटल काउंसलिंग के लिए भी लोग आते हैं। उससे अक्सर औकात ये चीज देखी जाती है कि लोग कहते हैं कि ये मुझसे क्यों नहीं पूछते, या ये मेरे लिए क्यों नहीं करते। तो हम कहते हैं आप अपने लिए खुद क्यों नहीं करते, या आप अपने लिए खुद तैयार क्यों नहीं होते, या आप अपने लिए खुद से क्यों नहीं अच्छा खाना पकाते हैं करते। अगर आप सिर्फ अपनी खुशी का जो इन्हिसार है वो अपने पार्टनर के ऊपर कर देंगे तो बहुत ही खराब प्रैक्टिस है। लोगों को ये समझने की जरूरत है कि लाइफ को बेहतर आप बनाते हैं, तो और बंद आएगा तो उसमें वो चार चांद और लगा। अच्छा, अगर हम देखें, आपने देखा होगा, आप जो फरमा रही हैं मुख्तलिफ कपल्स की बात की जाए या वैसे भी मुख्तलिफ इवेंट्स पे, कजन्स, चाचे, मामे की बेटी, भतीजी, होता है ना भाई, आंटियां बड़ी गिले करती हैं, पूछा नहीं, मेरा पूछा ही नहीं, कुर्सी भी नहीं, उठी भी नहीं। इस किस्म के छोटे छोटे गिले, छोटे छोटे गिले जो हैं, ये कितना पूरा दिन आपका खराब कर लेते हैं। किस तरह इस चीज से अवॉइड करना लेना चाहिए? इग्नोर कैसे करना है? इन शॉर्ट बड़ा आसान सा सवाल है। देखिए, एक चीज आपने भी अंडरस्टैंड करनी है कि अगर एक बंदा किसी खुशी के मामले में जाकर कुर्सी उठाने या सलाम ना करने पे मुंह बना के बैठ गया और वो बदमज़गी पैदा कर रहा है, तो ऑब्वियसली इसका मतलब है कि वो इतना खैर ख्वाह नहीं है आपका। तो इसका मतलब है कि तो इतना बंदा खैर ख्वाह नहीं है तो उससे थोड़ा सा अवॉइड करना लाजमी है। प्लस यू ऑल्सो हैव टू अंडरस्टैंड कि कुछ लोगों के ऐसे टॉक्सिक बिहेवियर्स होते हैं कि वो माहौल खराब करने का या अपनी तवज्जो, दूसरों की तवज्जो अपनी तरफ करने की कोशिश करते रहते हैं। तो ऐसे लोगों से थोड़ा सा होते हैं, उनसे थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करना, उनकी बातों को इग्नोर करना ही इंपॉर्टेंट होता है। जितना हम आप छत पे सवार करते हैं, जितना उनके बारे में ओवरथिंक करते हैं, तो ज्ञान आप परेशानी का बायस बनते हैं। अच्छा, एक और चीज जो हमने देखी है, ज्यादातर आजकल के जनरेशन को कहीं ना कहीं दिल नहीं लगता भैया, कंपनी में बैठने को दिल नहीं लगता, कहीं ना कहीं खो जाते हैं अकेले रूम में अंधेरे में मोबाइल उठा के। ये कितना नुकसानदेह है? कहीं ना कहीं लोगों से कट के आप कहते हैं कि मेरी इसके साथ तबीयत नहीं बनती है। अच्छा, ये भी अगेन जितना हमने कहा ना कि अगला बंदा आके खुश देगा, ये कॉन्सेप्ट भी वहीं से आता है। बहुत से लोगों का ये कॉन्सेप्ट होता है कि जब तक हमारी बिल्कुल अगले बंदे के साथ वाइब मैच नहीं होगी, सोच मैच नहीं होगी, तो हम उसके साथ बैठ नहीं सकते। अब सोशलाइजेशन में ये भी चीज मुमकिन नहीं है कि आपको अपनी तरह का कोई ट्विन इंसान मिल जाए तो बिल्कुल आपकी तरह का सोच सकता हो। तो वहाँ पे अगर आपने जिंदगी में सोशलाइजेशन में तरक्की करनी है तो वहाँ पे आप लोगों को दूसरी सोच रखने वाले लोगों के साथ मिलना भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, उनके साथ बैठना, उनके साथ गुजारा करना भी इंपॉर्टेंट है। इवेंचुअली आप थोड़ी देर के लिए अपनी ब्रेक ले सकते हैं, लेकिन ये सोचना कि सिर्फ मेरी तरह के लोग हों जो मुझे बिल्कुल समझे और मुझे वैसे लोग लाइफ में मिलेंगे, बहुत बड़ा प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन, प्रॉब्लमेटिक सोच है।
उसकी वजह से लोग अकेले भी रह जाते हैं। अच्छा आयशा, एक और चीज़ लास्ट लिस्ट को एड्रेस कीजिएगा कि मटेरियलिस्टिक चीज़ें जो हैं हमने अपनी खुशी उससे एफिलिएट कर ली है। अब जो हमारे रिश्ते हैं, इमोशंस हैं, मेंटल पीस है, वो जिन चीज़ों से मिलता है हमको लगता है कि वो हमने उसको भी मटेरियलिस्टिक कर दिया है ना, कि अगर हम किसी को गिफ्ट देंगे तो वो खुश होगा। हम किसी के साथ बैठ के एक कप चाय का पी लें तो हमें लगता है कि वो खुशी नहीं है। आप क्या समझते हैं जो हमने मटेरियलिस्टिक कर दिया चीज़ों को, इसकी वजह से हमारी नाखुशी जो है वो कितनी बढ़ती जा रही है? उसकी वजह से काफी बढ़ती जा रही है। बिकॉज मटेरियलिस्टिक चीजें बात किसी एक बंदे को देंगे तो उसके बाद हमेशा आपकी कोशिश होगी कि उससे बढ़ के दिया जाए, बिल्कुल उससे बढ़ के दिया जाए। कहीं ना कहीं आप ये भी समझते हैं कि जो चीज आप दूसरे के लिए करे अगला बंदा भी आपके लिए वही करे। तो जरूरी नहीं कि वो बंदा जो है उसको चीज अफोर्ड कर सके, वैसे ही कर सके। तो वहाँ पर अगर आप मटेरियलिस्टिक चीजों की बेस पे रिश्तों को नापना तोड़ना शुरू कर देंगे तो ऑब्वियसली फिर इमोशंस कनेक्ट नहीं करेंगे, और रिश्तों के लिए इमोशंस कनेक्ट करना लाजमी होता है, जरूरी होता है। और आयशा लेटर ऑन हमें बहुत देर से जाके ये चीज़ समझ आती है, जब तक देर हो जाती है वो डैमेज इज डन, तो फिर हम उसको रिपेयर करने में लग जाते हैं और उसमें हमारी आधी ज़िंदगी लग जाती है। सो इस चीज़ की वेकअप कॉल पहले ही आप ले लें, वो मेरे ख्याल से ज़्यादा बेहतर है। थैंक यू सो मच आयशा फॉर बीइंग हियर और इतनी अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी बातें करने के। मुझे बताएं कि क्या आपको गिफ्ट्स खुश करते हैं? अगर करते हैं तो ये अच्छी बात है, लेकिन कब तक कर सकते हैं ये सवाल मेरे ख्याल से सोचना अरमीत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वो इसलिए क्योंकि आपको नो डाउट अपने करीबी रिश्तों का ख्याल रखना चाहिए, लेकिन आप उनका ख्याल तब रखेंगे जब आप अपना ख्याल रखेंगे। तो भाई अपनी खुशी की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद उठा लें, आपके लिए बेहतर होगा। खुद को खुश रखेंगे तो ही आप दूसरों को खुश रख सकते हैं। और एक रॉकेट साइंस नहीं है, छोटी छोटी प्यारी प्यारी चीज़ें जो आपके इर्द गिर्द हैं उस पर आज नज़र डालें और उससे खुश होने की एक कोशिश करें। आपसे लेनी अब इजाज़त, इंशाल्लाह मुलाकात करेंगे कल नए टॉपिक नए इश्यूज़ के साथ। आप अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और अपने से मुंसलिक लोगों का भी रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।